Hello, myself Inderjeet Singh. You are watching my channel LBSCI by Lovely Sir. ड्यू टू डिमांड एंड योर रिक्वेस्ट मैं आपके सामने एक्सेल का एक कंप्लीट वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कंप्लीट एक्सेल करेंगे और मुझे होप है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसमें एडवांस लेवल के साथ साथ कुछ 28 एंड 30 ऑप्शंस होते हैं एक्सेल के, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शंस, वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे बाय एग्जाम्पल। और आपको लगेगा इस वीडियो को देखने के बाद कि एक्सेल में वर्क करना बहुत ही आसान है। तो मैं होप करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे एंड में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक्स एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि कि आने वाले कमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। नाउ लेट्स स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। Everybody knows MS Office is the main package if you want to go in any office for job. MS Office को मेजर 4 एप्लीकेशन में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट एंड एक्सेस। ये मेजर 4 एप्लीकेशन है। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जैसे ही हम एक्सेल खोलते हैं आपके सामने एक्सेल की बेसिकली एक्सेल की फाइल को वर्कबुक बोला जाता है, जैसा कि MS वर्ड की फाइल को हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। जैसे ही एक्सेल खोलते हैं तो आपके सामने एक ब्लैंक वर्कबुक खुलती है और उसके अंदर आपको एक शीट मिल जाती है, शीट 1। आप इस शीट्स को अपने अकॉर्डिंगली एक्सटेंड कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन दिस प्लस साइन। जैसे ही हम प्लस पे क्लिक करेंगे शीट 2 एंड शीट 3, तो जितनी शीट्स आपको रिक्वायर्ड हैं आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो। हर शीट पे आप देख रहे हैं कॉलम्स एंड रो बने हुए हैं। कॉलम्स डिनोटेड बाय ABCD एंड रोज आर डिनोटेड बाय 1 2 3 4। अब ये एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि हाउ मैनी कॉलम्स एंड रोज इन वन शीट। तो यू हैव टू रिमेंबर एक शीट के अंदर आपको 10,48,576 आपको रोज मिलेंगी और 16,384 कॉलम मिलेंगे। आप देख रहे हैं जैसे ही मैंने यहाँ पे कोने पे क्लिक किया है इस नेम बॉक्स के अंदर, आप ऊपर देख पा रहे हैं 10,48,576 रो दिखा रहा है एंड 16,384 कॉलम दिखा रहा है। कॉलम्स जैसा कि आपको बताया गया, कॉलम्स डिनोटेड बाय ABCD। जैसे ही 26 कॉलम खत्म होंगे, आई मीन टू से एवरीबडी नोज अल्फाबेट्स कितने होते हैं 26 A एंड द 26th कॉलम इज द Z। नेक्स्ट कॉलम क्या आएगा? तो यू हैव टू रिमेंबर नेक्स्ट कॉलम इज AA एंड द अगेन नेक्स्ट कॉलम AB एंड AC, सो ऑन। ये चलते जाएंगे, AZ आएगा, देन BA BB एंड BC एंड BZ, देन CA एंड द लास्ट कॉलम, बिल्कुल लास्ट कॉलम क्या है? XFD। इफ यू वांट टू सी तो आप कंट्रोल प्लस राइट एरो की दबाएंगे, बिल्कुल लास्ट कॉलम पे आ जाएंगे, एंड कंट्रोल लेफ्ट एरो की दबाएंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाएंगे। सेम थिंग इफ यू वांट टू चेक नंबर ऑफ रोज, कंट्रोल प्लस डाउन एरो की करेंगे, आप देखेंगे आप लास्ट रो पे आ गए हैं विच इज 10,48,576। जैसे ही कंट्रोल और अप एरो करेंगे हम स्टार्टिंग फर्स्ट रो पे आ जाएंगे। दिस पर्टिकुलर ब्लॉक, जैसा कि मैंने क्लिक करा, एक ब्लॉक है, दिस ब्लॉक इज कॉल्ड सेल। दिस एवरी ब्लॉक इज कॉल्ड सेल और हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है। जो भी हम वर्क करेंगे एक्सेल में, फॉर्मूलाज लगाएंगे, वो हमेशा एड्रेस के ऊपर लगाएंगे। तो ये सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है कि सेल एड्रेस क्या होता है। सेल एड्रेस किससे मिलके बना है? सेल एड्रेस कॉलम के नाम से और रो के नेम से, अगर हम दोनों को मिला देंगे तो हमारा सेल एड्रेस बन जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो मैंने सेल क्लिक किया है, जिस सेल को मैंने सेलेक्ट किया है, ये C कॉलम में आ रहा था, C कॉलम में आ रहा है एंड थर्ड रो में आ रहा है, C कॉलम एंड थर्ड रो। तो दैट मीन्स इसका एड्रेस क्या हो गया? C3। क्या हो गया? C3। ऐसा ही हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं ये F कॉलम में आ रहा है एंड 6 रो में आ रहा है, तो इसका एड्रेस क्या हो गया? F6। आप चाहें तो इस नेम बॉक्स में एड्रेस भी देख सकते हैं। जैसा कि मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखो लिखा आ रहा है D7, तो यहाँ पे शो भी होता है। बट आपको फॉर्मूलाज में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप जो भी फॉर्मूलाज लगाएंगे एक्सेल के अंदर, उन सब में आपको सेल एड्रेस यूज करना है, आपको डाटा यूज नहीं करना। मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा कि अगर हम डाटा यूज करके फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें क्या नुकसान होने वाला है, और अगर हम सेल एड्रेस पे करेंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा। तो लेट स्टार्ट नाउ, प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। ये मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ा सा
जो बेसिक था वो समझ चुके हैं कि सेल एड्रेस क्या होता है। वन थिंग मोर कि जो भी हम फॉर्मूलाज लगाएंगे इस एक्सेल के अंदर, उस फॉर्मूला को स्टार्ट इज इक्वल टू साइन से किया जाएगा। हम कोई भी फॉर्मूला विदाउट इक्वल टू साइन शुरू करते हैं तो वो एक डाटा एज्यूम हो जाएगा, उसको डाटा माना जाएगा। तो मैं आपके सामने एक शीट खोल रहा हूँ। सपोज मैंने एक प्रैक्टिस के लिए एक LBSCI नाम से वर्कबुक बना रखी है। आप देख रहे हैं इसमें शीट 1, शीट 2, मैंने 4 शीट ले रखी हैं। हम इन शीट को रीनेम भी कर सकते हैं। अगर मुझे लगता है कि मैंने फर्स्ट शीट पे जनवरी का रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है, शीट 2 पे मैंने फरवरी का कर रखा है, तो या किसी और पर्टिकुलर कंपनी का रिकॉर्ड है, तो बहुत सारी शीट्स है, तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि शीट 1 पे किस कंपनी का डाटा है या किस मंथ का डाटा है। तो आप राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ लिख दिया सम, कि इट मीन्स कि मेरी फर्स्ट शीट पे मैंने सम किया हुआ है, राइट। अब शीट 2 पे जैसा कि मैंने आपको आगे कराऊंगा मल्टीप्लिकेशन, तो शीट 2 पे मैं रीनेम कर सकता हूँ प्रोडक्ट। तो इस तरह आप पर्टिकुलर शीट्स को अपना नाम भी दे सकते हो अपने कन्वीनियंट के लिए आपको, ताकि इजी रहे कि किस शीट में कौन सा डाटा है। तो अभी हम आपको बताने वाले हैं, एक मैंने रफ डाटा मेंटेन किया है। कुछ बच्चों के नाम हैं, उनके हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, साइंस के मार्क्स, मैथ के मार्क्स एंड SST के मार्क्स, ये एक डाटा मेंटेन किया मैंने। ये डाटा आप सभी मेंटेन कर लेंगे। आपको मैं फिर भी बता देता हूँ एक नई वर्कशीट में कि कैसे आपको मेंटेन करना है। आपने यहाँ पे क्लिक करा, आपने लिखा नेम, आपने यहाँ पे नेम लिखा। जैसे ही आपने नेम लिखा, अब आपको अगले सेल में लिखना है हिंदी के मार्क्स। प्रेस द टैब की, राइट हेयर हिंदी एंड प्रेस द टैब की, राइट इंग्लिश, द सो ऑन। अब नेक्स्ट रो में आना है, प्रेस एंटर, पर्सन का नाम एंड देन अगेन टैब हिंदी के मार्क्स एंड टैब इंग्लिश के मार्क्स एंड एंटर एंड सो ऑन। इसी तरह आप डाटा मेंटेन कर सकते हैं। आपको लगता है कि ऊपर आपको लिखना है रिजल्ट, आपको एक रो की जरूरत है, खाली रो की, या बीच में कहीं, सपोज आपने यहाँ पे लिखा सोनू एंड टैब इसके मार्क्स। अब आपको लगा कि अमित के बाद सुमित का रिकॉर्ड आना था, जो कि आप लिखना भूल गए हैं, अमित के बाद सुमित का रिकॉर्ड लिखना मिसिंग हो गया है, तो आपको एक ब्लैंक रो की जरूरत है सोनू वाली जगह पे। तो सोनू वाली रो पे जाएंगे आप, 3 नंबर पे जाएंगे माउस को लेके, ये एरो बना आ जाएगा, आप देख पा रहे हैं। आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करते ही क्या होगा, इंसर्ट का ऑप्शन आएगा, आप इसको इंसर्ट कर देंगे तो हमें एक रो खाली मिल जाएगी। सेम थिंग इज देयर, अगर आप कहीं पर बीच में कोई कॉलम छूट गया, यहाँ पे रोल नंबर लेना है आपको, कहाँ पर लेना है, नेम के बाद बी कॉलम पे। तो जैसे ही कर्सर बी कॉलम पे जा रहा है तो आप देख पा रहे हैं एक एरो बना आ रहा है। आप राइट क्लिक करेंगे इस एरो पे एंड इंसर्ट कर देंगे तो कॉलम आ जाएगा। आप अपनी मर्जी से कहीं पर भी कॉलम इंसर्ट भी कर सकते हैं एंड राइट क्लिक करके उस कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। चाहो तो रो भी इंसर्ट कर सकते हैं, रो भी डिलीट कर सकते हैं। मुझे ऊपर एक रो चाहिए जिसमें मुझे लिखना है रिजल्ट ऑफ 10th क्लास, तो आप राइट क्लिक करेंगे एक नंबर पे जाके 1 पे एंड इंसर्ट, हमें एक रो मिल जाएगी। सेलेक्ट करा आपने, आपको इन सभी सेल्स को मिला के एक करना है एंड इसी में लिखना है रिजल्ट। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है मर्ज एंड सेंटर, जैसे ही क्लिक करेंगे ये चारों सेल मर्ज हो गए, 5 सेल थे ये मर्ज हो गए। नाउ यू कैन राइट, अब जो भी लिखा जाएगा इसके सेंटर में लिखा आ जाएगा, यू कैन राइट हेयर रिजल्ट। इज दैट क्लियर? नाउ आगे चलते हैं, वापिस अपनी शीट पे आते हैं कि ये एक डाटा मैंने मेंटेन किया आपके सामने। अब हमें करना क्या है, हमें इन स्टूडेंट्स के मार्क्स का सम निकालना है एंड देन इन्हीं स्टूडेंट्स की परसेंटेज निकालनी, जिसको हम एवरेज भी बोलते हैं। तो सम निकालने के आपको मैं 2-3 मेथड बताऊंगा, जो आपको कंफर्टेबल लगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप वो यूज़ कर लेना। द फर्स्ट वन कि आपने इन सभी नंबर्स वाले सेल को सिलेक्ट करना है और जहाँ पर सम निकालना है उस सेल को भी सिलेक्ट करना है। और होम मेन्यू में, द फर्स्ट मेन्यू इज द होम मेन्यू, होम मेन्यू पे एक आपको टूल मिलेगा, बटन मिलेगा ऑटो सम। जैसे ही ऑटो सम पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे इन सब बच्चों के मार्क्स का सम होके आ जाएगा। जैसे ही किसी भी मार्क्स में हम चेंज करते हैं सम इफेक्टिव हो जाएगा, सम चेंज हो जाएगा। सेकेंडली, इफ एनीबडी सेज कि आपको माउस का यूज नहीं करना, आपको कीबोर्ड से ही इन बच्चों के मार्क्स का सम निकालना है, तो आपको शुरू करना है इज इक्वल टू से, बिकॉज यू वांट टू अप्लाई फॉर्मूला और आपको बताया गया है कि फॉर्मूला स्टार्ट हमेशा इज इक्वल टू से होगा। तो इज इक्वल टू आपको अंचल के मार्क्स का सम निकालना है। तो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट लिख देते हैं अंचल के जो मार्क्स हैं, मार्क्स क्या हैं आप देख पा रहे हैं, द फर्स्ट मार्क्स इज द 58,
and the plus, and second one is the 28 and plus and 61 and the plus, and the next one is the 34 and then 34 and then plus and then 50. जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो क्या सम आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, ऑफ कोर्स सम आएगा, बट स्टिल इट्स ए रॉन्ग मेथड, बिकॉज जैसे ही मैं किसी भी मार्क्स में कुछ भी चेंजिंग करूंगा तो मार्क्स तो बदल रहे हैं लेकिन सम इफेक्टिव नहीं हो रहा. तो दैट्स वाई इट्स ए रॉन्ग फॉर्मूला. आपको फॉर्मूला जब भी लगाना है वो एड्रेस पे लगाना है. तो यहाँ पर आपको इज इक्वल टू के बाद 58 नहीं लिखना, 58 किस सेल में आ रहा है आप देख पा रहे हैं. 58 जो है वो किस सेल में, थोड़ा मैं आपका साइज बड़ा कर रहा हूँ और आपको मालूम है कंट्रोल प्लस स्क्रोलिंग, कंट्रोल प्लस स्क्रोल से हम साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं स्क्रीन का. तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं इज इक्वल टू 58 किस सेल में आ रहा है आप वो देख पा रहे हैं. 58 जो 58 है वो आपका B2 आप देख रहे हैं, आपका B2 सेल में आ रहा है. तो राइट या तो यहाँ क्लिक कर दीजिए या यहाँ B2 लिख दीजिए. तो इज इक्वल टू वी कैन राइट हेयर B2 प्लस द नेक्स्ट वन इज द C2 एंड द नेक्स्ट D2 प्लस E2 एंड द नेक्स्ट सेल इज द F2. वेरी गुड. एंड एंटर मारते अब देखेंगे यहाँ सम आ जाएगा. अब नाउ व्हेन वी चेंज एनी वैल्यू automatically sum will be effective. Is that clear? The third method, जैसे कि आपके सामने बहुत सारे सेल थे, आपने वन बाय वन सभी का एड्रेस लिखा. आप देख पा रहे हैं आपने B2 C2 इस तरह मान लो 10-15 एड्रेसेस का 15 सेल्स का आपको सम करना है. तो इट्स ए वेरी लॉन्ग फॉर्मूला कि आपको पर्टिकुलर एक एक एड्रेस को लिखना पड़ रहा है. तो एक और फंक्शन है हमारे पास जो थोड़ा इजी बनाएगा आपके सम को. इज इक्वल टू सम, एक सम फंक्शन लगा दीजिए, ब्रैकेट स्टार्ट. वो बता भी रहा है कि आपको नंबर 1 लिखना है. नंबर सबसे पहला एड्रेस वो क्या है? B2 फर्स्ट सेल एड्रेस एंड बीच में लगाना है कोलन. देखो एक होता है सेमी कोलन, अगर हम विदाउट शिफ्ट दबा रहे हैं कीबोर्ड से ये डॉट और कोमा आ रहा है, दिस इज कॉल्ड सेमी कोलन. बट आपको डबल डॉट लगाना है, शिफ्ट दबा के ये लगाएंगे डबल डॉट, दिस इज कॉल्ड कोलन. कोलन मीन टू से COLON. तो यू हैव टू रिमेंबर नॉट कॉलम, कोलन. तो B2 कोलन एंड द लास्ट इज द एड्रेस F2 एंड ब्रैकेट क्लोज. आप देखेंगे एंटर मारते सम आ जाएगा. अब एक बच्चे का आंचल का हमने मार्क्स का सम निकाल लिया, टोटल निकाल लिया इनके मार्क्स का. अब आर्यन का निकालना है. तो अगेन क्या करेंगे, यू हैव टू राइट हेयर इज इक्वल टू, या तो सम वाला ही लगा लो, सम ब्रैकेट स्टार्ट, द फर्स्ट एड्रेस इज द B3 एंड द कोलन, द लास्ट इज द F3 एंड ब्रैकेट क्लोज. बट मैं ऐसा नहीं करूंगा बिकॉज बच्चे मेरे पास कम से कम 1 लाख है, 2 लाख है. तो अगर हर बच्चे का यूं ही निकालता रहूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा. तो मैं अभी इसको रिमूव कर रहा हूं बैक स्पेस से. तो जब आपने एक फॉर्मूला लगा लिया, एक बच्चे का निकाल लिया, तो आप इस सेल के बिल्कुल लोअर राइट कॉर्नर पे जाएंगे, एक प्लस बना आएगा. आप क्लिक दबा के इस प्लस को ड्रैग कर देंगे नीचे, तो ऑटोमेटिकली जो फॉर्मूला आपने ऊपर लगाया वही फॉर्मूला नीचे वाले एड्रेस पे भी लग जाएगा, नीचे वाले बच्चों के मार्क्स पे लग जाएगा. किसी में भी चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली सम रिफ्लेक्ट करेगा आपका. इज दैट क्लियर? अब यहां पर भी एक क्वेश्चन आता है, मैं डिलीट कर रहा हूं. यहां बच्चे कहते हैं सर सपोज बच्चे मान लो 2 लाख हैं, तो उस केस में बच्चे मान लो वो ज्यादा हैं, जैसे टोटल नंबर ऑफ रोज 10 लाख हैं, तो 2 लाख स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं. उस केस में क्या करेंगे, उस केस में आपको ड्रैग करोगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा. आप इस सेल जिसमें आपने फॉर्मूला अप्लाई किया उसके लोअर राइट कॉर्नर में जाएंगे और यहां पर एक प्लस बना आएगा, इसको डबल क्लिक कर देना. ऑटोमेटिकली लेफ्ट में जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे, जितने भी बच्चों के आपने नाम लिखे होंगे, उनके मार्क्स लिखे होंगे, उनके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा. इज दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट एवरेज. अब आपको उनकी परसेंटेज एवरेज निकालनी है. तो एवरेज कैसे निकालते हैं, हर बच्चे को मालूम है कि एवरेज कैसे निकालते हैं. सपोज आपने 5 सब्जेक्ट्स के एग्जाम दिए और उसमें आपके 300 नंबर आए हैं, तो आपके कितनी एवरेज आई है? तो ऑफ कोर्स सभी क्या कर रहे हैं, 300 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं और आपकी एवरेज आ गई 60%. द सेम थिंग इज देयर. अब आपको एवरेज निकालनी है यहाँ पे, बताओ कैसे निकालें. तो इज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स. टोटल क्या है, टोटल कितना आ रहा है 257 डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स. हाँ जी बोलो, कितने नंबर सब्जेक्ट्स हैं?
यू हैव टू सी 5। जैसे ही मैं एंटर करूंगा आपके सामने एवरेज आ गई है, बट स्टिल इट्स ए रॉन्ग मेथड, बिकॉज आपने जो फॉर्मूला लगाया वो डाटा पे लगा दिया, आपने सेल एड्रेस पे लगाया। अब क्या होगा, जब भी कभी हम नंबर चेंज करेंगे सम तो इफेक्टिव होगा लेकिन एवरेज वही की वही रहेगी। दैट्स वाई इट्स ए रॉन्ग मेथड। अगेन आपको यहाँ पे क्या करना था, आपको यहाँ पे 226 को डिवाइड नहीं करना 5 से, आपको ये देखना है कि 226 किस सेल में आ रहा है, मतलब इस बच्चे के जो टोटल मार्क्स हैं वो किस सेल में आ रहे हैं, वो आपके आ रहे हैं किस में आ रहे हैं, वो आपके आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम इज इक्वल टू एंड देन वो आपके, जैसा कि मैंने बताया कि हमने यहाँ पे लिखा, अभी हम कर रहे हैं इज इक्वल टू, अब आपको एवरेज निकालनी है तो एवरेज सभी को मालूम है कैसे निकालते हैं, टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। आपने लिखा इज इक्वल टू टोटल क्या आ रहा है 226 डिवाइड बाय 5, एंटर मारते ही आपके सामने यहाँ पे एवरेज आ जाएगी। बट स्टिल इट्स ए रॉन्ग मेथड, बिकॉज जब भी हम कभी चेंज करेंगे, जब कभी हम चेंज करेंगे इस नंबर्स में, आप देखेंगे क्या होगा, आपका टोटल तो बदलेगा बट एवरेज विल बी स्टिल सेम। तो दैट्स वाई इट्स ए रॉन्ग मेथड। आपको यहाँ पे डिवाइड करना है 213 की बजाय 213 किस सेल में आ रहा है, तो उस सेल का एड्रेस क्या है G2, आपको G2 को डिवाइड करना है किससे, G2 डिवाइड बाय G2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट दैट इज 5, एंटर मारते ही एवरेज आ जाएगा। एवरेज, अब जब भी आप चेंज करेंगे मार्क्स, आप देखेंगे कि सम चेंज होगा, ऑटोमेटिकली एवरेज भी चेंज होगी। अब यहाँ पर भी कई बार ये इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि आपको सपोज सम वाला कॉलम नहीं दिया गया, आपको एवरेज निकालनी है, उस केस में क्या करेंगे आप, सम वाला कॉलम ही नहीं है, तो उस केस में आप इज इक्वल टू, यहीं पर ही आप सम का फॉर्मूला लगाएंगे, सम ब्रैकेट स्टार्ट, द फर्स्ट सेल एड्रेस इज द B2 कोलन द लास्ट इज द F2 एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट दैट इज 5। यहीं पे आपने सम भी कर दिया और डिवाइड बाय 5 भी कर दिया। तो ये भी एक तरीका है, अगर आपको सम वाला कॉलम आपको ना लेना हो और आपको डायरेक्ट, या फिर आप जिस तरह आपने सम फंक्शन लगाया इस तरह आप क्या करेंगे, एवरेज फंक्शन भी लगा देंगे। एवरेज लिख के द फर्स्ट सेल एड्रेस इज द B2 एंड द कोलन एंड द लास्ट इज द F2, नंबर का लास्ट, जो भी नंबर्स हैं सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं उसका लास्ट एड्रेस, एंड एंटर करते ही यहाँ पे एवरेज आ जाएगा। इज दैट क्लियर? या फिर आप इस जिस तरह आपने ऑटो सम करा वहां से भी आप एवरेज निकाल सकते हैं, एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं इस ऑटो सम वाले जगह से भी आप, अगर सम वाला कॉलम नहीं है और आपको एवरेज निकालना है तो आप यहाँ से एवरेज भी निकाल सकते हैं। एक का निकाल लिया एंड डबल क्लिक कर देंगे, लोअर राइट कॉर्नर पे जाके सभी की एवरेज आ जाएगी। अगर पॉइंट आपको इंक्रीज डिक्रीज करने हैं तो यहाँ ऑप्शन है डिक्रीज डेसिमल या इंक्रीज डेसिमल, तो अपने अकॉर्डिंग आप डेसिमल्स पॉइंट्स भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। होपफुली आपको यहाँ तक अच्छी समझ आ गया कि कैसे हम सम निकाल पा रहे हैं, 3-4 तरीकों से एवरेज निकाल पा रहे हैं। इसी के ब्याह पे आप वैसे बाय सेल्फ 2 असाइनमेंट कर सकते हैं कि आपको कुछ आइटम्स दी गई हैं, आपको इनका प्रोडक्ट निकालना है। या सेकंड थर्डली आपको सब्ट्रैक्शन का यूज़ करना है। सब्ट्रैक्शन के लिए आपको मैंने यहाँ पर कुछ पर्सन्स के नाम दिए हैं, उनके ड्यू बिल एंड डिपॉजिट एंड बैलेंस, कितना अमाउंट आपका बैलेंस रह गया वो निकालना है। तो पहले हम प्रोडक्ट को करते हैं कि आपको आपके सामने एक जीन्स का रेट दिया गया है 4500 और क्वांटिटी 3 है, आपको इसका नेट अमाउंट निकालना है। तो यू हैव टू कैलकुलेट कैलकुलेट कि वो हम कैसे पॉसिबल होगा, हमें इसको प्रोडक्ट करना होगा, गुना करना होगा। तो इज इक्वल टू किसको आपने मल्टीप्लाई करना है 4500 को 3 से, तो 4500 तो यूज़ करेंगे नहीं, बिकॉज आपको समझाया गया है कि जो भी डाटा जो भी फॉर्मूला है वो आपका डाटा की बजाय सेल एड्रेस पे लगेगा। तो 4500 किस सेल में आ रहा है, वो आपका B2 में। तो राइट हेयर B2 मल्टीप्लाई स्टार, फॉर मल्टीप्लिकेशन यू हैव टू यूज स्टार, B2 स्टार C2 एंड एंटर करते ही आपके सामने ये प्रोडक्ट होके आ जाएगा। एक का निकाल दिया एंड डबल क्लिक कर दो, सभी का प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा आपके सामने। आप चेंज करेंगे किसी का भी रेट, आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका ये चेंज हो जाएगा। इसी तरह आप सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि पर्सन्स के कुछ बिल दिए हुए हैं और उन्होंने डिपॉजिट कराया, इस आर्यन का कितना बैलेंस रह गया, तो कैसे निकालोगे। वैसे तो जनरली हम
45 में से 300 माइनस कर देंगे, बट फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इज इक्वल टू B2 माइनस C2। जैसे ही एंटर करेंगे आपके सामने यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि सपोज यहाँ पर चिराग का बिल था 456, आपने जमा कराए 500, तो इसका क्या बैलेंस आएगा, इसका क्या आएगा, ऑफ कोर्स इसका बैलेंस माइनस में आएगा, बिकॉज ज़्यादा जमा कराए हैं तो -44। आप ड्रैग करो या डबल क्लिक करो, आप देखेंगे इसका बैलेंस क्या आ गया, -44। तो ये सब बेसिक चीज़ें थी, सम निकालना, एवरेज निकालना, प्रोडक्शन एंड उसके बाद आपने सब्ट्रैक्शन करा। हाँ, एक क्वेश्चन आता है कि अगर आपको प्रोडक्ट निकालना है और प्रोडक्ट के लिए 2 से ज़्यादा टर्म है, तो आपको यहाँ पर आप फार्मूला यूज कर सकते हो, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ब्रैकेट स्टार्ट, द फर्स्ट एड्रेस इज द B2 एंड द कोलन लास्ट एड्रेस इज द C2। अभी 2 ही हैं बट स्टिल आपको समझा रहा हूं, हम ये यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर जी। अब हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद कुछ 27-28 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शंस ऑफ एक्सेल जो आपको अच्छी तरह आने चाहिए, बेसिक से लेकर एडवांस तक के ऑप्शन है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बट आपको दिखा भी रहा हूं कि वो फाइल आपके सामने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन ऑफ एक्सेल आप देख रहे हैं कि जैसा कि इसमें लिखा गया है, इफ कंडीशन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, sorting, custom list, data validation, goal seek, text to column, filter, advanced filter, comment, hyperlink, clear, consolidate, scenario, data table, format cell, auditing, chart, function, name manager, wrap text, subtotal, protection, macro, remove duplicate, freeze panes and track changes। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन ऑफ एक्सेल जो आपको अच्छी तरह आने चाहिए। इसके अलावा कुछ एडवांस ऑप्शन भी हैं, उनके वीडियोस मैं अलग से बनाऊंगा, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हर हाल में किसी भी ऑफिस में काम करने के लिए एक्सेल के अंदर आपको इन ऑप्शंस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो हम 1 बाय 1 इन ऑप्शंस को डीपली विद प्रैक्टिकली करेंगे। नाउ स्टार्ट विद इफ कंडीशन। इफ कंडीशन, उससे पहले एक बात जान लीजिए कि जब भी आप एक्सेल में काम करते हैं आपको इनकी फॉर्मेटिंग करनी है। सपोज आपको लगता है कि आपने जो ये वर्क किया इसका प्रिंट आउट निकालना है, तो यू हैव टू नो व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ प्रिंट प्रीव्यू। आपने कंट्रोल F2 करा, कंट्रोल F2 करते प्रिंट प्रीव्यू आ गया, बट जो आप देख पा रहे हैं ये जो लाइनिंग आ रही है उस वक्त एक्सेल में वो बॉर्डर यहाँ पर शो नहीं होगा, बिकॉज वो जो एक्सेल की ग्रिड लाइंस हैं वो सिर्फ आपको वर्क में हेल्प करती हैं, वो प्रिंटिंग में नहीं आती। बट फिर भी आप चाहते हैं कि जब भी हम प्रिंट निकालें तो ये बॉर्डर भी सारा आए, तो सिलेक्ट करके उस डाटा को जो आपने काम कर रखा है, होम मेन्यू में ऑप्शन है यहाँ पे बॉर्डर का, आप यहाँ पे क्लिक करके एंड ऑल बॉर्डर कर देना। आप देखेंगे ये एक अलग से लाइनिंग आ गई है। अब मैं कंट्रोल F2 कर रहा हूँ, प्रिंट प्रीव्यू, आप देख पा रहे हैं प्रिंट प्रीव्यू में भी ये बॉर्डर शो होएगा। इस तरह आपको किसी भी रो में कलर देना है तो सेलेक्ट करें, इस रो के अंदर यहाँ पे फिल कलर कर दीजिए, इसमें आपको कॉलम में कलर करना है, टेक्स्ट को कलर देना है तो टेक्स्ट कलर। तो इस तरह आप ये फॉर्मेटिंग MS वर्ड के अंदर अच्छी तरह समझ चुके हैं, आप यहाँ पर इसको ईजिली इंप्लीमेंट कर पाएंगे, वो आप कर लेना। कोई स्टाइल बदलना है वर्ड का तो यू नो वेरी वेल, यहाँ से स्टाइल बदल देना, आपको साइज बड़ा करना है साइज बड़ा कर देना, ये सब काम आप कर चुके हैं। तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा, आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूं कि हम यहां से ये सब कर पाएंगे। कोई वर्ड आपको सेंटर में करना है, आप सेंटर अलाइनमेंट राइट में करना है, लेफ्ट में करना है, ये सब काम आप कर चुके हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इज दैट क्लियर। तो हम आते हैं मेन टॉपिक्स पे जो आपको स्टार्ट करवाने हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज द इफ कंडीशन। इफ कंडीशन क्या है? अब मैंने यहाँ पर इन बच्चों के जो मार्क्स निकाले, सम निकाला और एवरेज निकाली, अब मुझे इनकी ग्रेड निकालनी है। ग्रेड, अब ग्रेड क्या है? अब ग्रेड के लिए कंडीशन है, ग्रेड के लिए कंडीशन क्या है कि जिन बच्चों ने 50% से अबोव मार्क्स लिए हैं, 50 से अबोव मार्क्स लिए हैं, दे आर इन गुड अदरवाइज आर पुअर, या उनकी ग्रेड A है, बाकियों की ग्रेड B है। कोई भी आप इसके लिए एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए आपको 1 बाय 1 देखना नहीं है कि इसके कितने मार्क्स हैं, इसके 53 हैं तो इसको आप A ग्रेड दे देंगे, इसको A दे देंगे, इसको आप B दे देंगे। नो, आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। उस फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जितने भी स्टूडेंट्स हो, चाहे 1 लाख हो, सभी का उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो इफ कंडीशन क्या है पहले समझें।
एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है इफ कंडीशन। मैं आपको एक बार लिख के बताता हूँ इफ कंडीशन होती क्या है। इफ का मतलब क्या है, एवरीबडी नो इफ क्या होता है। इफ मीन टू से यदि जब भी हम इफ लगाते हैं, जब भी हम यदि इफ लगाते हैं तो उसके अंदर आपको एट लीस्ट दो आंसर होते हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स। जैसा कि मैंने कहा यदि सपोज आज क्लास, अगर आज सर आएंगे तो हम क्लास लगा लेंगे, नहीं तो प्रैक्टिस कर लेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं तीन बातें हैं। फर्स्ट वन इज द लॉजिक टेस्ट। इफ सबसे पहले आता है लॉजिक टेस्ट, ध्यान से समझना, लॉजिक टेस्ट, कोमा, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर ट्रू वैल्यू। मतलब कि अगर वो लॉजिक सच हो जाए तो हमें क्या मिलने वाला है, ट्रू वैल्यू। एंड अगर वो लॉजिक, फिर कोमा, अगर वो लॉजिक सच ना हो तो हमें क्या मिलने वाला है, दैट इज फॉल्स वैल्यू। तो ये एक स्टेटमेंट है जो आपको ध्यान रखनी है अगर आपको इफ कंडीशन को इंप्लीमेंट करना है। लॉजिक टेस्ट, डबल कोट्स के अंदर ट्रू वैल्यू एंड डबल कोट्स के अंदर फॉल्स वैल्यू। अब मैंने कहा कि अगर आज सर आए, टीचर आए, ट्यूटर आए तो हम क्लास लगा लेंगे, नहीं तो प्रैक्टिस कर लेंगे। अब इस कंडीशन में लॉजिक किस पे लग रहा है, सर के आने पे, इफ सर कम्स, या सर के ना आने पे, इफ सर नॉट कम। दो बातें हो सकती हैं, लॉजिक मतलब कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। इफ सर कम्स, अगर सर आते हैं तो इसके अंदर क्या आने वाला है, यू नो वेरी वेल, टेकिंग न्यू क्लास। और अगर सर नहीं आते, ये चीज फॉल्स हो जाती है, तो इसमें क्या आने वाला है, प्रैक्टिस सेशन। और द सेम थिंग इज देयर, अगर मैं कहता हूं कि इफ सर नॉट कम्स, तो लॉजिक लगा इफ सर नॉट कम्स, तो ट्रू वैल्यू में क्या आएगा, टेकिंग प्रैक्टिस, और फॉल्स वैल्यू में क्या आएगा, टेकिंग क्लास। इज दैट क्लियर? तो वही चीज मैंने यहां पर कही है आपके सामने कि जिनके मार्क्स 50% से अबोव हैं, दे आर गुड, रेस्ट आर पुअर, दे आर ए ग्रेड, अदरवाइज बी ग्रेड। तो इज इक्वल टू इफ। अब ये सारा लॉजिक किस पे लग रहा है, लॉजिक लग रहा है एवरेज के ऊपर। यू हैव टू चेक एवरेज। तो एवरेज वाले का एड्रेस क्या है, H2। इफ H2 ग्रेटर देन, अब आप चाहते हो कि जिसके 50 हो वो भी क्या हो, अगर चाहते हैं कि वो भी ए ग्रेड में आए, 50 या 50 से ऊपर, तो यहां पर इज इक्वल टू लगा दीजिए। इफ H2 ग्रेटर देन इक्वल टू 50, कोमा, अगर ये सच हो जाए तो भैया डबल कोट्स के अंदर लिख दिया मैंने ए ग्रेड, कोमा, नहीं तो क्या हो जाएगा, बी ग्रेड। क्या हो जाएगा, बी ग्रेड, एंड डबल कोट्स बंद कर दिया एंड ब्रैकेट क्लोज। अब एंटर मारते देखेंगे आप, यहां पर ए ग्रेड आ जाएगा। अब इसको ड्रैग कर दो, आप डबल क्लिक कर दो, जिन जिन के मार्क्स, जिन जिन की एवरेज 50 से कम है उनकी बी ग्रेड, जिनकी 50 से अबोव है उनकी ए ग्रेड यहां शो हो गई है। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई डाउट? ओके। तो आप चाहो तो इसको आप एडिट कर सकते हो, किसी भी सेल को या किसी फॉर्मूले को आपने एडिट करना है तो प्रेस द F2 की। F2 की करते ही वो दोबारा से आ जाएगा। आपको यहाँ पे गुड देना है, जो भी मैसेज देना है, ये मैसेज है कि सच होने पे क्या मैसेज आए, गुड आए, और अगेन यहाँ पुअर आए तो वो यहाँ पे आप पुट कर दे पुअर, एंड एंटर। अब देखेंगे एंड ड्रैग करेंगे, गुड पुअर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? एक चीज, एक टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट था जो बीच में से स्किप हो गया है, वो टॉपिक पहले कर लेते हैं, डिस्काउंट। हम कैसे डिस्काउंट, आपने सम करा, एवरेज करा, मल्टीप्लिकेशन करा, सब्ट्रैक्शन करा। अब हम आपको सिखा रहे हैं कि कैसे हम डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। डिस्काउंट मीन टू से कि आपके सामने सपोज कुछ आइटम्स हैं, ये कुछ आइटम्स हैं, और इन आइटम्स के ऊपर डिस्काउंट दिया गया है कि आप कोई भी आइटम्स लें, उनका रेट दिया हुआ है और उन आइटम पे आपको डिस्काउंट मिलेगा 10%। डिस्काउंट, हर आइटम पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और आपको नेट अमाउंट निकालना है, नेट अमाउंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने कुछ आइटम्स यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सपोज ये आइटम्स पड़ी है मेरे पास, ये मैंने आइटम्स ले ली, Ctrl+C कॉपी, एंड अपनी नई शीट पे जाके मैंने यहाँ पे क्लिक करा एंड Ctrl+V पेस्ट मार दिया। फॉर प्रैक्टिस मैंने आइटम्स वही ले ली। इनके रेट क्या हैं, रेट भी ये काम करते हैं, रेट भी कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा काम हमारा इजी हो जाएगा। Ctrl+C मैंने कॉपी कर लिया एंड यहाँ जाके मैंने Ctrl+V पेस्ट कर दिया।
अब इसके ऊपर कोई भी आइटम जैसे दे रखी हैं, उनके रेट्स भी दिए हुए हैं, आपको इन रेट्स के ऊपर आपको डिस्काउंट मिलना है। कितना डिस्काउंट मिलना है? 15% मान लो। तो कैसे डिस्काउंट निकालते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि किसी आइटम के ऊपर आपको 15% डिस्काउंट निकालना है तो कैसे निकालते हैं? जो भी रेट है उसको मल्टीप्लाई कर दो उस डिस्काउंट से, डिवाइड बाय 100। तो यहां पर क्या करेंगे? इज इक्वल टू, अब हम 4500 नहीं लेंगे, 4500 नहीं लेंगे, 4500 किस सेल में आ रहा है आपको अब समझ आ गया कि हमेशा एड्रेस पे काम करना है। तो यहां पर हम क्या लेंगे? इज इक्वल टू B2 मल्टीप्लाई बाय कितना डिस्काउंट है? 15%। तो 15 डिवाइड बाय 100 लिखने की बजाय आप परसेंट का सिंबल लगा दीजिए, ये 15 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा अपने आप ही। एंटर मारते ही ये 15% डिस्काउंट निकल के आ गया। अब बाय द वे हमने यहां पे लिख दिया इज इक्वल टू 15% इनटू में B2। तो क्या ये राइट है या रॉन्ग है? आपको क्या लगता है? आंसर आएगा या नहीं आएगा? समबडी थिंक नहीं आएगा, कुछ सोच रहे हैं आएगा। तो जो सोच रहे हैं नहीं आएगा वो रॉन्ग है, बिकॉज आप समझें 4 into 5 आंसर इज द 20 एंड 5 into 4 आंसर इज द 20। तो दैट्स वाई मल्टीप्लिकेशन में कोई इशू नहीं है, आप सेल एड्रेस को पहले करें या डिस्काउंट अमाउंट को पहले करें, आपका आंसर फिर भी आएगा। तो एक का निकाल दिया डिस्काउंट एंड अब ड्रैग कर दीजिए, सभी का डिस्काउंट निकल के आ जाएगा। अब आपको नेट अमाउंट निकालना है, कितना आपने इन जीन्स का पे करा आफ्टर डिस्काउंट। तो इज इक्वल टू द सेम थिंग, B2 टोटल रेट माइनस में डिस्काउंट अमाउंट, वो किस में है? C2। एंटर करते ही यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको आप ड्रैग कर देंगे, सभी का डिस्काउंट निकल के आ जाएगा। अब यह पूछा गया कि आपको इन आइटम्स के लिए टोटल कितना अमाउंट पे करना था, कितना आपको डिस्काउंट मिला और कितना आपने पे करा। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा? प्लीज टेल मी, वो कैसे कैलकुलेट होगा कि टोटल आपने कितना पे करना था और कितना आपने डिस्काउंट लिया और कितना आपने पे करा। तो ऑफ कोर्स आपको सम कराना सिखा रखा है मैंने। इज इक्वल टू, आप यहां सम का फॉर्मूला लगा दीजिए, सम ब्रैकेट स्टार्ट। अब फर्स्ट एड्रेस क्या है आपका? B2। क्या है? B2 एंड द कोलन द लास्ट इज द B6। शाबाश, B6। एंड यहां पे आप एंटर मार दीजिए, यहां पे आपका रेट आ गया। अब आपको इस तरह डिस्काउंट भी निकालना है तो माइंड में यही आ रहा होगा, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट C2 एंड द लास्ट इज द C6। बट नोट, आपको ध्यान रखना है ड्रैगिंग हम किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं, डाउन, राइट, लेफ्ट या अप। अब आपने ये फॉर्मूला लगाया सम का इसके ऊपर नीचे, यहाँ पे यही फॉर्मूला आपको इसके ऊपर भी लगाना है, सम का इसके ऊपर भी लगाना है। तो आप इस फॉर्मूले को क्लिक करके कोने पे जाएंगे, जब प्लस बना आएगा डार्क वाला, इसको आप ड्रैग कर दीजिए राइट में, इनका भी आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब इसी के बेस पे आप एक असाइनमेंट और बड़ा अच्छा असाइनमेंट है वो आप कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर कुछ पर्सन्स के नाम दिए गए हैं, उनकी पोस्ट, कोई पर्सन सुपरिटेंडेंट है, मैनेजर है, क्लर्क है, सुपरिटेंडेंट, इस तरह 2-3 पोस्ट को मैंने बार बार रिपीट करा है। उनकी बेसिक सैलरी दी गई है, बेसिक सैलरी। अब आपको टीए निकालना है। टीए मीन टू से ट्रैवलिंग अलाउंस। आपको सैलरी के अलावा कुछ भत्ता मिलता है, कुछ अलाउंसेज मिलते हैं। तो 5% आपको टीए मिलेगा, डियरनेस अलाउंस, डेली यूज अलाउंस 4%, हाउस रेंट अलाउंस 6%, या आप आगे एक MA मेडिकल अलाउंस भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। और टैक्स जो है 2% आपको पे करना है, टैक्स 2% आपको पे करना है। वैसे ये हम 12 भी ले सकते हैं कि 12% टैक्स हमें पे करना है। तो बाद में फिर आपको नेट सैलरी निकालनी है। तो टीए कैसे निकालें? हाउ कैन कैलकुलेट टीए? तो एवरीबडी नोज इज इक्वल टू 5% इनटू में किसका? C2। किसका? C2। एंटर करते टीए आ जाएगा। इसी तरह आपको डीए निकालना है, कैसे निकालेंगे? इज इक्वल टू 4% इनटू में किसका? ये भी अगेन C2 का। एंटर करते ही ये आ जाएगा। एंड देन नेक्स्ट आपका है 6% इनटू में, सॉरी देखो मैं 6% इनटू में लिख रहा हूं, यहां पे क्या मिस्टेक हो रही है? एवरीबडी नोज कि मैं यहां पे इज इक्वल टू लिखना भूल गया हूं। तो जैसे ही एंटर मारूंगा आपके सामने ये एज चीज लिखा हुआ आ जाएगा, बिकॉज ये फॉर्मूला नहीं, ये डाटा बन गया। तो इज इक्वल टू 6% इनटू में C2। एंटर मारते ही यहाँ पे इसका टीए HR आ जाएगा। अब आपको टैक्स निकालना है। अब टैक्स क्या है? 12%। किसका? अब ये सैलरी का नहीं, जो आपको मिल रहा है, आपको ये भी मिल रहा है, आपको टीए मिल रहा है, डीए मिल रहा है, ये सब मिल रहे हैं आपको। तो ऑफ कोर्स
यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इन सबका सम करेंगे। आपको एक अलग से कॉलम नहीं लेना कि आप पहले अलग कॉलम लेंगे टोटल सैलरी, नो, आपको यहाँ पे ही सम का फॉर्मूला लगाना है, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, कहाँ से कहाँ तक, C2 कोलन एंड देन ब्रैकेट कोलन लगा के द लास्ट इज द F2 एंड ब्रैकेट क्लोज, एंड यहीं पे ही इनटू में क्या कर देंगे, इनटू कितने परसेंट, 12% यहाँ कर देंगे। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली सम भी कर देगा और उसका 12% निकाल देगा। अब आपको यहाँ पे नेट सैलरी निकालनी है, मतलब कि इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट एंड देन टोटल जो मिल रहा है उसको प्लस कर दीजिए, माइनस में टैक्स कर दीजिए। तो C2 से लेकर कोलन कहाँ तक मिल रहा है आपको, F2 तक, एंड ब्रैकेट क्लोज एंड माइनस में क्या कर देंगे हम, G2। आप देखेंगे यहाँ पे नेट सैलरी निकल के आ जाएगी, इनको ड्रैग कर देना, सभी का ही निकल के आ जाएगा। इज दैट क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया। चलें आगे, वापस आते हैं इफ कंडीशन पे। अभी आपने इफ कंडीशन कर ली, अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर मैंने क्या किया, ये कुछ आइटम्स हैं उनके रेट दिए हुए हैं और अभी मैं टोटल वाला कॉलम रो डिलीट कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पर आपको डिस्काउंट निकालना है। अभी तक डिस्काउंट क्या था, डिस्काउंट फिक्स था कि हर आइटम पे 15% डिस्काउंट मिलेगा, बट अब कंडीशन बदल गई है। जिन आइटम्स का रेट 2000 से ज़्यादा है, 2000 से ज़्यादा है, उस पे मिलेगा 20%, नहीं तो मिलेगा 10%। अब यहाँ पे इफ कंडीशन लगानी है, तो तुमने अभी इफ कंडीशन करी है, तुम्हारे माइंड में क्या आ रहा है, लिखो जी इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट। हाँ जी, क्या लिखें हम, लॉजिक क्या लगा रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं रेट किस सेल में आ रहा है, रेट कहाँ पे आ रहा है, B2 में। कहाँ पे, B2। इफ B2 अब ग्रेटर देन अगर 2000 है या 2000 से ज्यादा है तो 20 मिलेगा, या 2000 से ऊपर है। हमारी कंडीशन है कि 2000 वाले को भी हम 10% देंगे, जिसका रेट 2000 से ऊपर होगा उसको 20 मिलेगा। तो यहां पर मैं खाली ग्रेटर देन लगा रहा हूं, इज इक्वल टू नहीं लगा रहा। इफ B2 ग्रेटर देन 2000 इज इक्वल कोमा, अगर ये सच होता है तो क्या होगा, अब माइंड में आ रहा है कि 20%। बच्चे क्या करते हैं, डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे 20% एंड कोमा एंड डबल कोट्स में लिख देंगे 10%, सॉरी 10%। अब होगा क्या 10% एंड अब इसको हमने ब्रैकेट बंद कर दी। अब देखो क्या हो गया, आप देख पा रहे हैं क्या हुआ, एंटर मारते ही वो एक मैसेज के रूप में आपके सामने लिखा आ गया। अब ड्रैग करेंगे इसको तो जिसका रेट 2000 या 2000 से कम होगा उसके आगे 10% लिखा आ जाएगा। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं बना। हम तो चाह रहे थे, अंडू कर रहा हूं मैं, हम तो क्या चाह रहे थे कि हमें क्या करना है, हमें तो डिस्काउंट निकालना है कि डिस्काउंट निकल के आ जाए। तो यहाँ पर फिर माइंड में आता है बच्चों के कि यहाँ पर लिख देंगे इज इक्वल टू सॉरी इफ B2 ग्रेटर देन 2000 20% इनटू में किसका, रेट का, B2 का। अभी भी क्या होगा, अभी भी ये एज इट इज लिखा हुआ आ जाएगा। तो प्लीज ध्यान से समझे, जब भी हम इफ कंडीशन लगाते हैं और उसके ट्रू पार्ट और फॉल्स पार्ट में आपको कोई फॉर्मूला लगाना है, कोई मैसेज नहीं देना, तो आपको डबल कोड का यूज नहीं करना, आपको डबल कोड का यूज नहीं करना। आप इसको हटा दीजिए डबल कोड। अब आपको सिंपल लिखना है, जब आपको कोई फॉर्मूला लगाना है कि 20% इंटू B2 एंड यहां पर लिखना है आपको 10% इंटू में B2। इज इट क्लियर, एंटर मारते देखेंगे आप 900 रुपये आ गया। इसको ड्रैग कर देंगे, जैसे कि आप इसका देख रहे हैं, कैप का रेट 1200 रुपये है, 2000 से कम है, इसलिए इसके ऊपर 120 रुपये ओनली 10% डिस्काउंट मिलेगा। इस तरह आप नेट अमाउंट निकाल लेंगे। क्लियर, तो समझ गए आप कि जब भी इफ कंडीशन के अंदर आपको, अब यहां पर बच्चे कहीं क्वेश्चनिंग करते हैं कि अगर मान लो यहां पर हमें 3 ग्रेड निकालनी हो, जैसे कि आपने करा A और B ग्रेड, 3 ग्रेड निकालनी है आपको, A B C ग्रेड निकालनी है, तो ऑफ कोर्स वो भी होता है। वो आपको मैं जब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, एडवांस एक्सेल के कुछ टॉपिक्स हैं, उसमें कई सारी चीजें कवर होंगी, तो उसमें आपका ये नेस्टेड इफ भी आएगा। अभी आपके सामने ओनली 2 आंसर्स हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स। इसमें हम एक ही इफ लगा रहे हैं, नेस्टेड इफ का यूज नहीं कर रहे। नेक्स्ट टॉपिक इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। वन इज द फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग से क्या समझते हैं आप, आपने इस काम को सिलेक्ट किया, यहां से जाके आपने रेड कलर दे दिया, इसके सेल के अंदर कलर भरना है आपने जो भी, वो आपने फिल कलर कर दिया। दिस इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग।
मैं एक बार अंडू कर रहा हूं, बट आई एम डिस्कस अबाउट कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मुझे ये बताएं इस छोटे से रिजल्ट में किस किस बच्चे ने 90 से अबोव मार्क्स लिए हैं और किस किस ने 30 से कम मार्क्स लिए हैं। तो बहुत टिपिकल लग रहा है ये देखना कि 90 से अबोव कौन है और 30 से कम कौन है। अगर मैं 90 से अबोव वाले मार्क्स का कलर रेड कर दूं और 30 से कम वाले मार्क्स का कलर ब्लू कर दूं तो आप इजीली देख पाएंगे कि किस किस ने 90 से अबोव मार्क्स लिए हैं और किस किस ने 30 से कम मार्क्स लिए हैं। तो दिस इज कॉल्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आप डाटा सेलेक्ट कर लीजिए जिस पे आपको कंडीशन लगानी है एंड गो टू डाटा के अंदर ऑप्शन है, यू कैन सी होम के अंदर ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग खुल जाएगा। यहाँ पे कई सारी बातें हैं कि आपको कुछ डाटा बार्स देने हैं कि ऐसे बार्स आ जाए, जिसके नंबर ज़्यादा है उसकी बार पूरी फुल भर के आ रही है, जिसके नंबर कम है बार कम आ रही है। या आप आइकन्स दे दें जैसे कि ये रेंज वाले, जिसकी रेंज पूरी आ रही है नंबर उसके अच्छे हैं, जिसके सिग्नल में 1-2 कॉलम आ रहे हैं उनकी मार्क्स कम है। बट ये अलग अलग फॉर्मेटिंग है। बट हमने अपना कंडीशन देनी है तो हमें यहाँ पे मैनेज रूल करना है। हमें 2 रूल लगाने हैं। अगर सिंगल रूल लगाना होता तो न्यू रूल कर देते, बट हमारे 2 कंडीशंस हैं, एक ग्रेटर देन इक्वल टू 90 एंड एक लेस देन इक्वल टू 30। दैट्स वाई मैनेज रूल पे जाएंगे। मैनेज रूल पे जाने के बाद ये ऑप्शन है न्यू रूल। अब पहला रूल क्या है कि फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यू, मतलब कि लोवेस्ट वैल्यू का कलर ये आ जाए, हाईएस्ट का ये आ जाए। बट हमारी कंडीशन ये भी नहीं है। हमारी कंडीशन तो है कि उस सेल में क्या कंटेन हो रहा है, क्या 90 से कम हो रहा है या 30 से कम हो रहा है। तो दैट्स वाई फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन। क्या यहाँ पे कंडीशन देनी है, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 90। अभी क्या लिखा आ रहा है, नो फॉर्मेट सेट। जाएंगे फॉर्मेट में, हम चाहते हैं कि उसका रेड कलर आ जाए और वो वाले नंबर्स बोल्ड इटैलिक हो जाएं, या उसके अंदर भी कलर आ जाए तो फिल कलर दे देना, उसको बॉर्डर भी आ जाए। अगर फिल कलर आ जाएगा, उसको बॉर्डर भी आ जाए। किस कलर का आ जाए आप दे देना, पर्पल कलर का, जो भी देना है उसको बॉर्डर मिल जाएगा। तो ऐसे ही बहुत बॉर्डर आपको इस तरह चेंज करना है, चेंज कर लो। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। ओके करते ही आपकी ये एक कंडीशन, ओके करते यहाँ पे एक कंडीशन आपकी तैयार हो गई है कि जिन सेल्स में 90 या 90 से अबोव मार्क्स होंगे उनको ये फॉर्मेट मिल जाएगा। अब नया रूल, क्लिक ऑन द न्यू रूल। अब सेकेंड रूल भी सेम वही है, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन। अब क्या वैल्यू क्या देना है आपको, लेस देन इक्वल टू 30। अब जिनके 30 या 30 से कम है उनका क्या फॉर्मेट आए, उनका फॉन्ट आ जाए ब्लू कलर का, ब्लू कलर या स्काई कलर, बोल्ड इटैलिक हो जाए। ओके कर दो और ओके, इस तरह और दे दो और कंडीशन देनी है। तो अब ओके करते ही आप देखेंगे जिन जिन सेल्स में 90 से अबोव मार्क्स थे उनका फॉर्मेट ये रेड वाला आ गया, बाकियों का ब्लू वाला आ गया। जैसे ही मैंने 93 की जगह यहाँ पे 56 कर दिया तो क्या होगा, ऑफ कोर्स क्या होगा, ये अपना जो नॉर्मल फॉर्मेट है मतलब ब्लैक कलर में आ जाएगा, क्योंकि किसी फॉर्मेट में नहीं आ रहा। और 98 की जगह मैंने 21 कर दिया तो ये फिरोजी कलर में आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कि कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग देना। यहाँ पर भी एक कई बार पूछते हैं कि हमें उन बच्चों को देखना है जिन्होंने ए ग्रेड ली है, सिर्फ वो बच्चे दिखाई दे हमें अलग से। तो उस केस में जैसे सपोज यहाँ पर अभी ग्रेड वाला भी हमने किया था, या सपोज जो बच्चे जो यहाँ पे हमारे पास क्लर्क हैं सिर्फ वही रेड कलर के आ जाए, तो सिलेक्ट करें इस पोस्ट को, जो भी आपकी कॉलम है ये, या पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए एंड गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड मैनेज रूल। अभी एक ही रूल है तो आप न्यू रूल भी कर सकते हो, न्यू रूल एंड फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन की बजाय करने के बाद यहाँ पे सेल वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे क्या करेंगे आप, स्पेसिफिक टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या हो वो हम क्या मांग रहे हैं, क्लर्क। क्या मांग रहे हैं, क्लर्क। स्पेसिफिक टेक्स्ट क्लर्क फॉर्मेट में जाएंगे और विच कलर यू रिक्वायर्ड, हमें रेड कलर देना है उनका एंड बोल्ड करना है। ओके करते ही तो इस कॉलम में जो भी क्लर्क होंगे वो रेड कलर के आ जाएंगे। तो हम ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पे दे पाएंगे, आप अल्फाबेट्स वैल्यू पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? हटाना हो तो सेलेक्ट करो इसको एंड गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ पे लिखा है क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, ये सारे सेल से हट जाएंगे। द नेक्स्ट ऑप्शन इज द कमेंट। किसी भी सेल को कमेंट देना है आपने। जैसे कि आर्यन कौन है, ये आर्यन वो जो टॉपर ऑफ द क्लास है। ये भानु कौन,
जो ये सपोज किसी विलेज से आती है, विलेज फ्रॉम बहादुरगढ़, विलेज फ्रॉम महम, कोई भी ऐसे विलेज से आती है, या सपोज कई बार हम स्टूडेंट्स का फीस रिकॉर्ड बनाते हैं तो यहाँ पे फीस लिख देते हैं, बट ये नहीं लिखते कि वो किस डेट को आई। स्टूडेंट आस्क सर देखना किस डेट को फीस आई थी, किस डेट को ये एंट्री हुई थी, तो हम यहाँ पे कमेंट के रूप में वो डेट दे देंगे। वो कैसे देते हैं, आपको कमेंट के लिए रिव्यू में जाना है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है न्यू कमेंट, या आप शिफ्ट प्लस F2 द शॉर्टकट की शिफ्ट F2 करके भी यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक रेड रंग का सिंबल आ जाएगा कोने पे। अब लिख दो, मैं लिख दिया डेटेड, सपोज ये फीस है, अमाउंट है, डेटेड कब आया, सपोज आज डेट क्या है 14th अप्रैल एंड दिस वन, एंड बाहर क्लिक कर दो। वो जब भी ये माउस इसके ऊपर जाएगा ये दिखा देगा डेटेड 14 अप्रैल। ऐसे ही भानु पे क्लिक करा एंड शिफ्ट F2 करा, ये कमेंट शो हो गया, लिख दिया सपोज टॉपर ऑफ द क्लास, या टॉपर या सपोज मेंटर ऑफ द क्लास, जो भी है टॉपर ऑफ क्लास एनीथिंग। तो इस तरह हम किसी भी सेल को कमेंट दे सकते हैं और ये आपका जब माउस जाएगा तो शो हो जाएगा। कई बच्चे पूछते हैं क्या ये कमेंट प्रिंटिंग में आएंगे, ऑफ कोर्स प्रिंटिंग में नहीं आएंगे, ये सिर्फ आपको कंप्यूटर में जब आप माउस इसके ऊपर जाओगे लेके क्लिक नहीं करना, ओनली माउस को मूव करना है, ये शो कर देंगे आपको। इधर क्लियर जी। अब मैंने ऊपर वाली रो को सपोज ऊपर वाली रो को सिलेक्ट किया, इनको मैंने कलर देना है, होम पे गया एंड मैंने कलर फिल कर दिया, अंदर इसके ये वाला दे दिया एंड रेड कलर दे दिया। तो ये कुछ फॉर्मेटिंग देखो मैंने अपने बिहाफ से दी है, कुछ फॉर्मेटिंग मैंने अपने बिहाफ से दी है, कुछ फॉर्मेटिंग मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग से दी है। तो प्लीज़ ध्यान से समझना, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है जो वो करवा रहा हूँ। उस टॉपिक का नाम है क्लियर ऑप्शन का यूज़ क्या होता है, क्लियर। अगर मैं अभी इस सारे काम को सिलेक्ट करके यहाँ से और यहाँ जाके ब्लैक कलर कर देता हूँ, ब्लैक कलर ऑटोमेटिक कलर, तो क्या लगता है कि सारा वर्क ब्लैक हो जाएगा? क्या ये 95, 93 वाले कलर भी ब्लैक हो जाएंगे? ऑफ कोर्स नहीं होंगे। जिसको मैंने अपनी मर्जी से फॉर्मेट दिया है, अपनी मर्जी से, जैसे कि मैंने नेम्स को दिया है फॉर्मेट, वो आप देखेंगे ब्लैक हो जाएंगे, ऊपर वाला रो ब्लैक हो जाएगा। बट जो मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग से दिया है वो आपका कलर एज इट इज रहेगा। तो मुझे ये सारा ही फॉर्मेट क्लियर करना है, चाहिए ही नहीं, तो सिलेक्ट करें सारा दिस वन एंड यहाँ पे एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है क्लियर पे जाएं एंड यहाँ पे लिखा है क्लियर फॉर्मेट। तो जो भी आपने फॉर्मेट दिया, चाहे वो आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग से दिया, चाहे आपने अपने बिहाफ पे दिया यूजिंग दिस फिल कलर एंड फॉन्ट कलर, ये आपका सारा फॉर्मेट रिमूव कर देगा। अंडू कर रहा हूं मैं, कंट्रोल Z अंडू। मुझे जितने भी कमेंट दिए मैंने, जैसे तो हम कमेंट चाहें, अपने क्वेश्चनिंग माइंड में आया होगा कि कमेंट हमें हटाना हो तो कैसे हटाएं, या चेंज करना हो चेंज कैसे करें। तो राइट क्लिक करके इसी सेल पे ऑप्शन आता है एडिट कमेंट या डिलीट कमेंट, आप एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो लेकिन इससे 1 बाय 1 आपका कमेंट खत्म होएगा। बट अगर आपको सारे कमेंट खत्म करने हैं इकट्ठे तो सिलेक्ट करके इसको यहाँ पे क्लियर पे जाएंगे, यहाँ पे लिखा है क्लियर कमेंट। इसी तरह अब आपको आने वाले टाइम में मैं हाइपरलिंक कराऊंगा, आपने हाइपरलिंक दिए होंगे, आपको सारे हाइपरलिंक रिमूव करने हैं, तो आप क्या करेंगे क्लियर हाइपरलिंक। अभी मैं क्लियर कमेंट कर रहा हूं, देखो सारे कमेंट गायब हो गए। अंडू कर रहा हूं मैं, वापिस आ गई है। नेक्स्ट ऑप्शन है क्लियर कंटेंट। इससे क्या होगा कि जो भी डाटा है ना तो फॉर्मेट जाएगा ना कमेंट जाएंगे, ओनली डाटा क्लियर हो जाएगा। आप देख रहे हैं कमेंट अभी भी आ रहे हैं, आप देख रहे हैं ऊपर का जो फॉर्मेट है वो भी आ रहा है। और अब जो भी काम करूंगा मैं, अगर वो मार्क्स 90 से अबव होंगे तो रेड कलर अभी भी आएगा। अंडू कर रहा हूं मैं। एक है जी क्लियर ऑल, इससे क्या होगा कमेंट भी जाएंगे, फॉर्मेट भी जाएगा, डाटा भी जाएगा, सब साफ हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। इधर क्लियर अंडू कर रहा हूं। अब आपसे क्वेश्चन है एक, थोड़ा सा आप दिमाग पे जोर लगाएं, मुझे बताएं कि अगर मैंने इसको सेलेक्ट करके यहां से कीबोर्ड से डिलीट दबा दिया, व्हाट विल हैपन? उनमें से, उन चारों ऑप्शन में से कौन सा इंप्लीमेंट होगा? आप देख रहे हैं चार ऑप्शन कौन से हैं, इनमें से कौन सा इंप्लीमेंट होगा? क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट, या क्लियर कमेंट, या क्लियर हाइपरलिंक? तो क्या लगता है? तो 90% लोग सोचते हैं कि जब हम इस क्लियर पे क्लिक करेंगे और डिलीट बटन दबाएंगे तो क्लियर ऑल हो जाएगा। बट सॉरी माय डियर, ओनली एंड ओनली कंटेंट क्लियर होगा, आपका फॉर्मेट और कमेंट एज इट इज रह जाएंगे। मैंने देखो डिलीट दबाया है, आपके सामने कंटेंट क्लियर हो गए। तो ऐसा बहुत बार होगा कि आपको पूरा डाटा प्लस कमेंट प्लस फॉर्मेट सब खत्म करना होगा,
तो आपको यहां जाके क्लियर ऑल क्या करना पड़ेगा, क्लियर ऑल करना पड़ेगा। इजंट इट? तो अभी मैं यहां जाके क्लियर फॉर्मेट कर रहा हूं। यहां तक कोई डाउट आपको? नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होता है? सॉर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। बट इज सॉर्टिंग डाटा को अरेंज करना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। आप देख रहे हैं किसी ने कहा कि सर एक बार बताना दीपक के कितने नंबर आए हैं, चिराग के कितने नंबर आए हैं। तो बहुत सारे बच्चों में मुझे चिराग ढूंढना बहुत मुश्किल है। बट मैं अगर इस नेम इस रिजल्ट को, इस डाटा को मैं नेम वाइज सॉर्टिंग करके अरेंज कर दूं तो मुझे इजीली पता लग जाएगा कि चिराग कहाँ है, बिकॉज आई नो ए बी सी डी के अकॉर्डिंग डाटा मेंटेन हो जाएगा। तो आप कहीं भी इस कॉलम में कहीं भी क्लिक करके होम मेन्यू में ऑप्शन है सॉर्टिंग का, यहाँ पे क्लिक करेंगे, पूछेगा A to Z या Z to। आपने देखना है असेंडिंग या डिसेंडिंग। मुझे पहले चाहिए A वाले B वाले तो A to Z कर लीजिए, अगर रिक्वायर्ड है Z to A तो Z to A कर लीजिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखेंगे पहले A वाले नाम आ गए, देन B वाले एंड C वाले, D वाले। इस तरह ईजिली हम किसी का भी रिकॉर्ड फैच कर पाएंगे, हम उसको ग्रैब कर पाएंगे। तो अगर हमें ये देखना है कि मुझे ये बताओ कि मुझे उन बच्चों के डाटा उस तरीके से मेंटेन करो कि जो मैथ में सबसे नंबर 1 पे है, फिर नंबर 2 पे है, उसके अकॉर्डिंग मेंटेन। तो मैथ वाले में क्लिक करो एंड यहाँ जाके सॉर्टिंग स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सबसे ऊपर स्मॉलेस्ट वाला है या लार्जेस्ट वाला, लार्जेस्ट वाला, तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दो। आप देखेंगे सबसे हायर आ गया। अब ये देखो नेम चेंज हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि नेम वहीं के वहीं रहेंगे, पूरी की पूरी रो मूव होएगी अप डाउन, क्योंकि जब हम सॉर्टिंग मैथ के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो मैथ में जो हाईएस्ट नंबर है, चाहे वो दीपक है चाहे वो एकता है, वो ऊपर आ जाएगा आपका। इज दैट क्लियर जी? अब आता है कि हमें यहाँ पे सपोज एग्जांपल लेते हैं कि मैंने सॉर्टिंग वापस से नेम वाइज कर रहा हूं मैं, मुझे यहाँ पर बच्चों की रैंक निकालनी है, रैंक। अब रैंक तुम समझ पा रहे हो कि रैंक फर्स्ट किसकी होगी? जिसके सबसे ज्यादा नंबर होंगे इस रिकॉर्ड में, जिस बच्चे के सबसे हाईएस्ट नंबर होंगे उसकी रैंक फर्स्ट होएगी। तो आप बताओ रैंक फर्स्ट किसकी लग रही है इसमें? या तो आप नंबर को देख लो, मार्क्स को देख लो, यहाँ पे मार्क्स टोटल मार्क्स है ना, आप इस टोटल मार्क्स को देख लीजिए, या आप एवरेज को देख लीजिए। तो आप देख पा रहे हैं सबसे हाईएस्ट नंबर किसके आ रहे हैं इसमें, किस बच्चे के सबसे हाईएस्ट नंबर आ रहे हैं? तो यहाँ पे 80 सपोज एग्जांपल देते हैं कि यहाँ पर मैंने एक स्टूडेंट्स के मार्क्स थोड़े से बढ़ा दिए मैंने आपको समझाने के लिए। ये लो मैंने यहाँ पे ये कर दिए 90 एंड 98 एंड दिस वन 98। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके आ रहे हैं? 94। किसके आ रहे हैं? 94। तो इसकी रैंक क्या होगी? फर्स्ट। जब हम जब सॉर्टिंग करेंगे, हम यहाँ पे अब 94 को ऊपर कैसे लेके आए? अगर हम सॉर्टिंग करें एवरेज के अकॉर्डिंग या टोटल के अकॉर्डिंग, तो जब हम एवरेज या टोटल के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करेंगे तो ऑफ कोर्स हमें 94 वाला बच्चा कहाँ मिल जाएगा? सबसे ऊपर। लेकिन उसके बाद कौन आएगा? रैंक 2 किसकी आएगी? अब रैंक 2 के लिए देखो आप यहाँ पे 3 बच्चों का कंपटीशन हो रहा है, आई थिंक 85, 2 बच्चों का 85.8 एंड इसका भी क्या है 85.8। अब यहाँ पर क्या करें, किसको ऊपर रखा जाए, कौन ऊपर रखा जाएगा? तो हम आगे कंडीशन लगा देंगे कि जिन बच्चों के टोटल या एवरेज सेम है, टोटल या एवरेज सेम है, उनके लिए क्या करे, कंप्यूटर चेक करे कि उनके मैथ में कौन हाईएस्ट है, उन बच्चों के लिए मैथ में कौन हाईएस्ट है। और अगर सपोज मैथ में भी सेम है तो चेक करे उनके इंग्लिश में कौन हाईएस्ट है। इस तरह हम कई सारी कंडीशन अप्लाई करेंगे तो उसके बेस पे हम रैंक निकालेंगे। तो वो कैसे करना है, आप कहीं भी क्लिक करके सॉर्ट में जाए, यहाँ पे लिखा है कस्टम सॉर्ट। अगर आपको मोर देन 1 कंडीशन लगानी है तो यहाँ जाके कंडीशन लगा रहे हैं। पहली कंडीशन क्या थी हमारी, आपको मालूम है कि हमने चेक क्या करना है कि फर्स्ट कंडीशन में कि चेक करेंगे टोटल वाइज या एवरेज वाइज और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ये हो गया पहला। अब कंप्यूटर चेक करे, अगर किसी के एवरेज सेम हो तो कंप्यूटर चेक करे मैथ को, तो ऐड लेवल, एक लेवल और ऐड कर लीजिए, देन बाय मैथ, वो भी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। और फिर चेक करना हो तो ऐड लेवल, यहाँ पे इंग्लिश। तो अपने अकॉर्डिंग आप जितनी भी कंडीशन देनी है वो दे दीजिए, ओके कर दीजिए। अब देखो सबसे ऊपर कौन आ गया, 94 आ गया। अब 95.85.8 2 बच्चों के थे, लेकिन इंग्लिश में कौन हाईएस्ट है, सॉरी मैथ में कौन हाईएस्ट है, 94, तो दीपक ऊपर आ गया, आर्य नीचे। ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि नेम वाइज करेगा, नेम वाइज कभी नहीं होगा, हमारी फर्दर कंडीशन लगती है, उसके अकॉर्डिंग रैंक निकलती है। अब यहाँ पे 1, इसकी रैंक 1 आ गई, अब इसकी रैंक 2 आ गई, इसकी 3 आ गई।
तो रैंक 1 को जब हम खींचेंगे नीचे ड्रैग करेंगे तो क्या आएगा? ऑफ कोर्स कोई बच्चे सोच रहे हैं, कई स्टूडेंट कि 1 2 3 4 आ जाएगा, बट नोट, रैंक 1 कोई फॉर्मूला नहीं है, जब इसको आप ड्रैग करोगे तो 1 1 ही आएगा। सेम इन थिंग मैंने सपोज यहाँ पे कहीं लिख दिया, सपोज मैंने यहाँ पे कहीं लिख दिया किसी बच्चे का नाम अमित या सपोज कुणाल। अब कुणाल को जब मैं ड्रैग करूंगा तो क्या आएगा? जब मैं कुणाल को ड्रैग करता हूं तो क्या आएगा? आप देखेंगे क्या आएगा? यू कैन सी कुणाल कुणाल ही आएगा, बिकॉज इट्स नॉट ए फॉर्मूला। बट अगर मैं यहां पे लिखता हूं सन, SUN सन, अब इसको ड्रैग करूंगा तो क्या आएगा? तो तुम सोच रहे हो कि सन आएगा, बट नोट, देखो क्या आ रहा है, संडे मंडे ट्यूसडे। एंड देन अगर लिखता हूं जैन, इसको ड्रैग करूंगा तो क्या आएगा? अब समझ गए आप, जनवरी फरवरी। इज दैट क्लियर? ये क्यों आया? बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ कस्टम लिस्ट। जो चीज कस्टम लिस्ट में ऐड है उनमें से आप अगर इस लिस्ट में से लिख के ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली पूरी लिस्ट आ जाएगी। वो होती कहाँ है? जब आप कहीं भी क्लिक करके सोर्टिंग में जाते हैं, कस्टम सोर्ट में, यहाँ पे साइड पे जो ऑर्डर आ रहे हैं, ऑर्डर के एरो पे क्लिक करोगे तो नीचे क्या आ रहा है? किसी भी ऑर्डर पे क्लिक कर लो, एनीवेयर, क्या लिखा आ रहा है? कस्टम लिस्ट। आप देख रहे हैं इसमें मंडे, पूरा मंडे, हाफ मंडे, जनवरी फरवरी, ये पहले से फीड होते हैं। ये बच्चों ने कुछ फीड किए हुए हैं, ये भी पहले से फीड है। आप अपनी लिस्ट ऐड कर सकते हैं। न्यू लिस्ट में जाओ, यहां लिख दिया मैंने सपोज कुणाल, कोमा मोना, कोमा दीपक, कोमा बीनू, कोमा जिम्मी एंड कोमा हीना। ये मैंने कुछ एक नाम एंटर कर दिए एंड ऐड, ये लिस्ट में ऐड हो गया। ओके, अब क्या होगा? ओके कर दिया। अब यहां पर अगर हमें वो पूरे के पूरे नाम चाहिए, वो पूरी लिस्ट चाहिए, तो यहां पर क्या टाइप करें? अब माइंड में आ रहा है, बच्चे बोल रहे होंगे कुणाल, नो, आप कोई भी नाम, कुणाल के अलावा कोई भी नाम, आप सपोज मैंने दीपक लिखा या कुछ भी नाम लिखा, आप इसको ड्रैग कर दीजिए, वो पूरी लिस्ट शुरू हो जाएगी। जैसे ही एंड होगा फिर दोबारा फर्स्ट आ जाएगा। तो इस तरह हम अपनी लिस्ट खुद क्रिएट कर सकते हैं। बट हमारी प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई है रैंक वाली, कि हम कैसे 1 2 3 4 लेके आए। अब रैंक के लिए अब सोच रहे होगे कि कस्टम लिस्ट में जाके वहाँ 1, 2, 3 ऐड कर दो। कितना ऐड करें? अभी तो 13 बच्चे हैं, अभी तो 12 बच्चे हैं, कल को 12 लाख बच्चे भी होंगे, तो इतना बड़ा हम ऐड नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आप एक बार ट्राई कर भी लेना, आप 1 से लेके 10 तक ऐड करना, उसके बावजूद भी अगर आप इसको ड्रैग करेंगे तो 1 1 ही आएगा, बिकॉज न्यूमेरिकल वैल्यू वहाँ इफेक्टिव नहीं होती, ओनली अल्फाबेटिकल वैल्यू को हम ऐड करके उसका इफेक्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी सीरीज खुद बनानी है। 1 एंड सेकंड नंबर पे क्या आएगा? 2, सेलेक्ट दीज बोथ सेल, ये सीरीज बन गई एंड ड्रैग कर दीजिए, या पूरी सीक्वेंस आ जाएगी। इसी तरह सपोज आपको 17 का टेबल लिखना है, तो 17 1 जा 70, 72 जा एवरीबडी नोज 34, आगे किसी को आता नहीं है मुझे मालूम है, एंड ड्रैग कर दीजिए, आपके सामने ये पूरी टेबल आ जाएगी। इवन नंबर चाहिए आपको, ऑड नंबर चाहिए, तो अपनी आपको 4 का गैप चाहिए, 1 एंड 4 का गैप क्या आ गया? 5, सेलेक्ट बोथ एंड ड्रैग इट, तो ऑटोमेटिकली ये सीरीज बन जाती है। आप 2 सेल लिख के सीरीज आ सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब यहां पर मैं 1 लिख के ड्रैग कर रहा हूं, अब क्या आएगा? ड्रैग करूंगा क्या आएगा? अब तुम सोच रहे होगे कि 1 1 आएगा, बट नोट, देखो मैं ड्रैग कर रहा हूं, आप देख रहे हैं 1 2 3 4 आ रहा है। ये कैसे आया? अब माइंड में आ रहा है कि पहले कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। जब भी हम चाहते हैं कि हमें इंक्रीमेंट करना है, तो आप 2 सेल में लिखने की बजाय, मतलब सीरीज बनाने की बजाय, आप डायरेक्ट कंट्रोल दबा के अगर आप इस कोने पे जाएंगे तो देखो कंट्रोल दबा रहा हूं, डबल प्लस आ रहा है। जब कंट्रोल दबा होगा तो ऑटोमेटिकली आपका नंबर इंक्रीज हो जाएगा। तो जब भी आपको इंक्रीमेंट करना हो बाय 1 तो यूज दिस कंट्रोल प्लस ड्रैग, आपका ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता रहेगा। इज दैट क्लियर? गोल सीक, द नेक्स्ट ऑप्शन इज द गोल सीक। गोल सीक क्या होता है? याद रखने के लिए गोलमाल करना, रिजल्ट में हेरा फेरी करना। इस बच्चे के नंबर कितने आ रहे हैं? 78.4। हम चाहते हैं कि इस बच्चे के नंबर 80% हो जाएं। वैसे तो बहुत इजी है निकालना कि उसके बदले में इसके मैथ में बढ़ जाएं, बहुत इजी है, बट मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये काम गोल सीक अपने आप करेगा। अब गोल सीक हमेशा फॉर्मूला सेल पे लगेगा। आप सेलेक्ट करें इस सेल को एंड डाटा के अंदर जाएं, यहाँ एक ऑप्शन है बट इफ एनालिसिस के अंदर गोल सीक, सेट सेल ऑलरेडी कर दिया। कितनी वैल्यू करनी है यहाँ पे हमें? कितनी करनी है हमें? 80। जो चाहिए वो कर दीजिए। 3 बातें हैं, सेट सेल, टू वैल्यू एंड बाय चेंजिंग सेल। चेंज किस में हो? उसके बदले में मैथ में। या तो आप यहाँ क्लिक कर दीजिए या मैथ वाले का एड्रेस E5 आप यहाँ लिख दीजिए। मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ लिखा आ जाएगा E5।
ओके कर दीजिए। ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 80 हो गए, उसके बदले में मैथ में इसके नंबर बढ़ गए। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे बच्चे कहते हैं तो बहुत इजी था, हम ये तो खुद ही कैलकुलेट कर सकते थे। ऑफ कोर्स कर सकते हैं, बट मैं आपको फिर भी एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पर जैसे इस बंदे की नेट सैलरी कितनी आ रही है, 12,144 रुपये। हम चाहते हैं कि इसकी नेट सैलरी सपोज 12,500 हो जाए या 12,200 हो जाए। तो 12,200 होने के लिए हम इसकी बेसिक सैलरी में कितना एक्सटेंड करें, प्लीज टेल मी। अब एवरीबडी थिंक कि यार 66 रुपये की, सॉरी 56 रुपये की कमी है, 56 रुपीज ऐड कर दो इसमें। क्या 56 इसमें ऐड करूंगा तो क्या नेट सैलरी 12,200 रुपये आ जाएगी? कभी भी नहीं आएगी, बिकॉज जैसे ही इसमें मैं ऐड करूंगा कितने 56 रुपीज, ऑटोमेटिकली टीए डीए सब चेंज हो जाएगा। आप करके देख लीजिए, ये देखो मैं कर रहा हूं यहाँ 56 ऐड, आप देख रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है कि आप 56 ऐड करने के बाद आप इसकी सैलरी ला पाएं। देखो क्या आई है 2.6, आगे 67 आ गई है। तो पॉसिबल नहीं है किसी भी कीमत पे कि आप इसको एग्जैक्ट 12,000 ला सकें, 12,200 ला सकें। तो पॉसिबल कैसे होएगा कि आप गोल सीक यूज करेंगे। यहां पे क्लिक करेंगे एंड गो टू गोल सीक, सेट सेल कर दिया मैंने। टू वैल्यू कितनी करनी है, वैल्यू को 12,200 पूरी एग्जैक्ट 12,200 एंड उसके बाद में चेंज किसमें हो, इसमें क्लिक करो एंड क्लिक करो इसमें। ऑटोमेटिकली जो भी पॉइंट हो बनेगी यहाँ पे आ जाएगी 12,000। आपको इसकी सैलरी 12,055 करनी, 56 नहीं करनी, 55.33 करनी है। तो आपका आंसर आएगा 12,200, 12,200। तो ये गोल सी का यूज है कि फॉर्मूलों पे लगता है हमेशा आपका। इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट ऑप्शन, नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज द फिल्टर। फिल्टर मीन टू से प्योरीफाई करना। आप चाहते हैं कि आपको उन लोगों के रिकॉर्ड चाहिए, उन बच्चों के रिकॉर्ड चाहिए जिनकी एवरेज 60% से अबोव है, या जिनकी एवरेज 40 से कम है, या जिन्होंने इंग्लिश में 80 से अबोव मार्क्स लिए, या जिनका नाम शुरू होता है बी से, या जिनकी ग्रेड गुड है या पुअर है। तो इन सब बातों का आंसर फिल्टर है। आप कहीं पर भी क्लिक करें, इस फिल्टर पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप देखेंगे ऊपर सभी हेडिंग जो रो है उसके हेडिंग के ऊपर एक फिल्टर बना आ गया है। आपको किसको फिल्टर लगाना है? अभी हम बात कर रहे थे कि मुझे उन बच्चों के रिकॉर्ड चाहिए जिन्होंने 60% से ऊपर मार्क्स लिए हैं और 40% से कम मार्क्स लिए हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे और नंबर फिल्टर में जाकर कंडीशन लगानी है। कंडीशन के लिए हम यहाँ पे लगा देंगे कस्टम फिल्टर। कस्टम फिल्टर में जाकर हमारी कंडीशन क्या है कि ग्रेटर दैन इक्वल टू 60, ग्रेटर दैन इक्वल टू 60 एंड लेस दैन इक्वल टू 40। ओके करते ही क्या होगा? अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि जिन जिन के मार्क्स, जिन जिन की एवरेज 60 से अबोव है, जस्ट लाइक आर्यन एंड दिस चिराग एंड सोवर दिस युगम, प्लस जिनकी 40 से कम है, एकता हो गया एंड सो ऑन दिस चेतना। बट ओके करते ही आप देखेंगे एक भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड शो नहीं होगा। बिकॉज समझें इस बात को, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख पा रहे हैं, वन इज़ द एंड, सेकंड इज़ द और। अगर हम एंड लगा रहे हैं तो इट मीन्स ये दोनों ही कंडीशन एक ही पे अप्लाई होनी चाहिए। मतलब ऐसा कौन सा बच्चा होगा जिसकी एवरेज 60 से अबोव हो और उसी बच्चे की एवरेज 40 से कम भी हो? तो इट्स नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई हम यहाँ और यूज़ करेंगे, या तो 60 से ऊपर वाले बच्चे या 40, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन जो पूरी करेगा उसका रिकॉर्ड हमारे सामने आ जाएगा। तो एंड का यूज़ कब होगा? फिर स्टूडेंट्स पूछते हैं एंड का यूज़ कब होगा? जब हमें 50% और 60% के बीच वाले बच्चे चाहिए होंगे। तो इन दिस केस यू हैव टू यूज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 50 एंड लेस दैन इक्वल टू 60, कि 50 से तो ज़्यादा हो बट 60 से कम हो। इट मीन्स 50 और 60 के बीच वाले बच्चे आ जाएंगे। तो इस तरह हम एंड का यूज़ भी कर सकते हैं। फिल्टर हटाना हो तो क्लियर फिल्टर फ्रॉम एवरेज कर देना, ही हट जाएगा। हमें उन बच्चों के रिकॉर्ड चाहिए जिनके साइंस में 70 से अबोव हैं। तो साइंस वाले पे क्लिक करके यहाँ ऑप्शन है नंबर फिल्टर, ग्रेटर दैन इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 70। ओके करते ही देखेंगे आप उन बच्चों के रिकॉर्ड जिनके 70 से अबोव मार्क्स हैं साइंस के अंदर। हटाना है तो क्लियर फिल्टर फ्रॉम साइंस कर दीजिए, हट जाएगा। मुझे उन बच्चों के रिकॉर्ड चाहिए जिनका नाम शुरू होता है सी से। तो यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट फिल्टर, बिगिन विद एस। ओके करते ही वो सब बच्चे आ जाएंगे। सॉरी, बिगिन विद एस कोई है ही नहीं, तो दोबारा जा रहे हैं हम कस्टम फिल्टर में, टेक्स्ट फिल्टर में, एंड यहाँ पे बिगिन विद, यहाँ पे एस की जगह मैंने सपोज कर दिया सी, या सपोज इसमें ए। ओके करते ही
वो सारे स्टूडेंट आ जाएंगे जिनका नाम शुरू होता है ए से। हटाना है तो क्लियर फिल्टर फ्रॉम नेम कर देंगे, हट जाएगा। इज दैट क्लियर? हमें उन बच्चों के रिकॉर्ड चाहिए जिनकी एवरेज 60% से ऊपर है और जिन्होंने हिंदी में भी 60 से अबोव मार्क्स लिए, या हिंदी में भी 70 से अबोव मार्क्स हैं। एवरेज 60 से ऊपर है लेकिन हिंदी में भी 70 से अबोव मार्क्स हैं। तो इन दिस केस क्या करेंगे, पहले एवरेज पे जा रहे हैं, नंबर फिल्टर ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे कितना कर दिया मैंने 60। अब यहाँ पर एंड करें या और, स्टूडेंट सोच रहे हैं, कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं एंड, कुछ सोच रहे हैं और, प्लस प्लीज़ ध्यान दें यहाँ पर ना एंड ना और, आपको कोई भी लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू फाइट, दोनों में से कुछ भी नहीं होगा। बिकॉज दूसरी कंडीशन हमें कहाँ लगानी है, दूसरी कंडीशन हमारी कहाँ लगने वाली है, वो हमारी हिंदी पे लगने वाली है। तो दैट्स वाई आप इसको ओके कर दीजिए। अब जाएंगे हिंदी पे, ग्रेटर देन इक्वल टू 70 जो हमने डिमांड करी थी 70। ओके करते ही आपके सामने एक बच्चा है जो दोनों कंडीशन को पूरा कर रहा है, एवरेज 60 से अबोव है और हिंदी में 70 से अबोव मार्क्स हैं। हटाने के लिए आप क्लियर फिल्टर कर देंगे एंड यहाँ से भी क्लियर कर देंगे। इसी का एक एडवांस पार्ट है, एडवांस फिल्टर। अभी क्या हुआ, फिल्टर में देखा आपने कि जो भी डाटा हमने फिल्टर करा, जो फिल्टर होकर डाटा आया वो हमारे सामने रह गया, बाकी सारा डाटा हाइड हो गया। हम चाहते हैं कि ये मेन डाटा भी हमारे सामने रहे और जो डाटा हम फिल्टर कर पाएँ, करना चाहें, वो नीचे कहीं आ जाए। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एडवांस फिल्टर। हम इस यहाँ पे क्लिक करके इस फिल्टर को ऑफ कर रहे हैं। एडवांस फिल्टर कैसे करेंगे, एडवांस फिल्टर के लिए पहले आप फर्स्ट रो को, जो मेन हेडिंग रो है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, कॉपी एंड नीचे कहीं भी जाके इसको पेस्ट कर दीजिए। अब पेस्ट करने के बाद अब बताओ कि आपको कंडीशन क्या लगानी है। हमारी कंडीशन वही सेम है कि जो एवरेज है वो क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हो एंड हिंदी में कितने नंबर हो, 70 से अबोव, हिंदी में 70 से, ये हमारी कंडीशन है। या आप कंडीशन चेंज भी कर सकते हो, आप कंडीशन कुछ और भी लगा सकते हो। हिंदी में 60 से ऊपर चाहिए आपको तो 60 ले लो, आप 60 ले लो। अब क्या करेंगे, ऊपर कहीं भी क्लिक करेंगे, एडवांस फिल्टर पे जाएंगे। 3 बातें पूछेगा। पहले तो यहाँ बताओ कि आपको उसी प्लेस पे फिल्टर करना है, उसी लिस्ट के अंदर करना है या अलग प्लेस पे करना है, अनदर लोकेशन पे। लिस्ट रेंज, इसको लॉक लगाओ और ये आपकी लिस्ट रेंज, इसको आप सेलेक्ट कर लो यहाँ तक एंड लॉक खोला। क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया क्या है, इसको लॉक लगाओ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक विद कंडीशन सेकेंड रो, मतलब कि 15 एंड 16 बोथ रो आप सेलेक्ट कर लो एंड अब आ जाओ कॉपी टू, इसको लॉक लगाओ। अब आपको ये डाटा जो आएगा इसमें निकल के वो कहाँ चाहिए, इस एरिया में आ जाए, तो इसको लॉक खोलो और ओके कर दो। तो जितने बच्चे इस कंडीशन को, 2 ही बच्चे हैं देखो जिनकी एवरेज 60 से अबोव है, 2 ही बच्चे हैं जिनकी एवरेज 60 से अबोव है और उनके हिंदी में भी 60 से ऊपर मार्क्स हैं, उनका रिकॉर्ड आपके सामने यहाँ पर आ गया। दिस इज कॉल्ड एडवांस फिल्टर। इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट ऑप्शन इज द टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है, आपने एक ही सेल में बहुत सारा काम करा, आपको लगा कि यार ये तो अलग अलग सेल में करना था। इन दिस केस आप क्या करेंगे, उस काम को इरेज करके दोबारा लिखने की बजाय आप सेलेक्ट कर लेंगे उस पर्टिकुलर सेल को। दिखने में देखो ये 2 सेल में आ रहा है, बट रिमाइंड इट, आप इसको बड़ा करें, ये एक ही सेल में डाटा है। दिखने में चाहे 2 में दिख रहा है, डजंट मैटर। आप इस सेल को क्लिक करें, इसके देखो फॉर्मूला बार में दिखा भी रहा है कि ये अगर हम इस सेल पे क्लिक करते हैं G23 पे तो कुछ डाटा नहीं है, लेकिन इसमें डाटा सारा दिखा भी रहा है। आप जाएंगे डाटा के अंदर, टेक्स्ट टू कॉलम, पूछेगा आपसे नेक्स्ट, यस नेक्स्ट। क्या यूं ही आपको अलग अलग करना है, पूछ रहे आपसे, लगता है कि नहीं हिंदी में आपको HI को अलग करना है और NDI को अलग करना है, तो क्लिक कर दीजिए। एक आप देख रहे हैं एक एरो लगा आ गया। अगर ये एरो गलत आ गया, गलती से आ गया, हटाना है तो इस एरो पे जाओ, उठा के इसको बाहर फेंक दो, ये रिमूव हो जाएगा एंड नेक्स्ट करके एंड फिनिश कर दीजिए। आप देखेंगे डाटा अलग अलग सेल में आ जाएगा। नाउ यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है हर किसी के माइंड में कि इसकी नीड कब पड़ेगी, क्योंकि ऐसी मिस्टेक एक्सेल में होना स्वाभाविक नहीं है। एक्सेल में होना ये कॉमन बात नहीं हो सकती, बिकॉज जब भी हम एक्सेल में काम करेंगे तो अगर ये गलती हो रही है तो हम उसी वक्त इसको पिक कर लेंगे और ये गलती होने ही नहीं देंगे। तो दैट वाई इस ऑप्शन का यूज़ कब होगा, तो प्लीज़ ध्यान दें, जब भी हम किसी टेक्स्ट एडिटर से कोई डाटा कॉपी करके इस एक्सेल में लाएंगे तो वो एक ही सेल में पेस्ट होगा। इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। मैंने वर्डपैड में देखो नीचे लिखा हुआ है ये नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, SS एंड टोटल। मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इसको, मैंने Ctrl+C करा, कॉपी एंड एक्सेल में किसी भी सेल में जाके यहाँ पे क्लिक करा एंड देन पेस्ट, Ctrl+V। आप देख रहे हैं
कि ये एक ही सेल में आ गया, दिखने में अलग अलग सेल में बट एक ही सेल में आ गया। आप इस पर क्लिक करेंगे, डाटा में जाएंगे, टेक्स्ट टू कॉलम। अब नेक्स्ट करते ये यूँ दिखा देगा आपको ऐसे ही रखना है, नेक्स्ट कर दो एंड फिनिश। आप देखेंगे ये अलग अलग सेल में डिवाइड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये था आपका टेक्स्ट टू कॉलम। इसके अगला ऑप्शन है आपका हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक पहले भी कर चुके हैं आप, किसी भी वर्ड का किसी फाइल से लिंक करना। हम चाहते हैं कि आर्यन पे क्लिक करें, आर्यन की पूरी डिटेल खुल जाए। ये चिराग पे क्लिक करें, चिराग की फ़ोटो खुल जाए। तो आर्यन पे क्लिक करके इंसर्ट में जाओ एंड देन हाइपरलिंक पे क्लिक करो। अब बताओ वो जो जिससे आपको लिंक करना फाइल कहाँ पड़ी है? वो फाइल मेरी पड़ी है सपोज डी ड्राइव में, तो यहाँ जाके सी ड्राइव में क्लिक करो। सी के अंदर कहाँ पड़ी है? आप देख रहे हैं सपोज कैटरीना कैफ में, या सपोज मेरा कोई डॉक्यूमेंट है तो माई डॉक्यूमेंट में गया मैं, इसमें कोई MS वर्ड की फ़ाइल है। अब किसी फाइल से मर्जी लिंक कर सकते हैं, MS वर्ड की फ़ाइल से करो, एक्सेल की फ़ाइल से करो, ये ईशा नाम से फ़ाइल है, ओके कर दो। अब ये ब्लू रंग का सिंबल आ गया, जब भी इसके ऊपर जाएंगे एक हैंड बनाएगा और जैसे ही क्लिक करेंगे आर्यन पे क्लिक करते ही ईशा नाम की MS वर्ड की फ़ाइल खुल जाएगी। आप ये लिंकिंग किसी MS ऑफिस की फ़ाइल के बजाय आप किसी फ़ोटो फाइल से भी कर सकते हो, वो आपको बता रहा हूँ मैं। उससे पहले देखो जैसे ही हाइपर लिंक पे जा रहे हैं, अब इसका कलर पर्पल हो गया है। ये क्यों हुआ? क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब भी हम हाइपर लिंक यूज़ करते हैं तो पहली बार जो कलर आता है वो ब्लू कलर होता है। दैट मीन्स व्हाट इज़ द कलर ऑफ एक्टिव लिंक? ब्लू। व्हाट इज़ द कलर ऑफ विजिटेड लिंक? दैट इज़ पर्पल। तो अब जब भी क्लिक करेंगे वो फाइल खुल जाएगी जिस फाइल से हमने लिंक करा, ईशा वाली फाइल। इसको बंद कर देंगे, वापस वहीं आ जाएंगे। बट हमें ये हाइपरलिंक हटाना है तो आप राइट क्लिक करके यहाँ ऑप्शन है रिमूव हाइपरलिंक। रिमूव हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका हाइपरलिंक हट जाएगा। इज दैट क्लियर? चेतना पे क्लिक करा एंड इंसर्ट में गए हाइपरलिंक एंड ब्राउज फॉर फाइल, ब्राउज फॉर फाइल। अब हम गए यहाँ पे सपोज सी ड्राइव में एंड कैटरीना कैफ, हमने किसी भी फोटो से, देखो फोटो यहाँ नहीं दिखा रहा क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है? ऑफिस फाइल। यहाँ पे क्या कर देंगे? ऑल फाइल्स। ऑल फाइल करते ही वो आपको फ़ोटो भी दिखा देगा। अब मुझे किस फोटो से लिंक करना है? इससे करना है, ओके कर दो एंड ओके। अब जब भी इसके ऊपर जाएंगे, चेतना के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो फोटो आ रही थी वो शो हो जाएगी। इसको बंद कर देंगे, वापस वहीं आ जाएंगे। अगर आपको हाइपरलिंक हटाना है या रिमूव करना है तो रिमूव कर दो या एडिट कर दो, एडिट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो दिस इज द इम्पोर्टेंट ऑप्शन ऑफ एक्सेल। this is sorry we have continue next option। ये हाइपरलिंक आपने कर लिया, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? सिनेरियो। व्हाट इज सिनेरियो? इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। सिनेरियो, सिनेरियो क्या होता है? आप किसी बैंक में जाते हैं, बैंक में आपको बैंक वाले को बोलते हैं कि प्लीज़ मुझे लोन चाहिए, तो वो आपके सामने एक सिनेरियो शो कर देता है। सिनेरियो शो क्या करता है? वो आपके सामने कहता है कि आपको कितना प्रिंसिपल चाहिए, कितने समय के लिए चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपका ब्याज शो कर देता है कि आपको इतना ब्याज पे करना है। हम एग्जांपल लेते हैं शीट नंबर 6 पर। सपोज हमने यहाँ पे लिखा प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। यू हैव टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। एवरीबडी नोज साधारण ब्याज। प्रिंसिपल कितना है? सपोज 5 लाख एंड देन रेट तो फिक्स है 12%, 12 ले लिया एंड टाइम 5 ईयर। अब आपको यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो क्या फार्मूला लगाएंगे? वैसे तो फार्मूला क्या होता है? इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100, बट P इज़ नॉट सेल एड्रेस, तो यू हैव टू यूज़ सेल एड्रेस। तो सेल एड्रेस क्या है? P किस में आ रहा है? प्रिंसिपल किस में आ रहा है? इज इक्वल टू B1 इंटू में B2 इंटू में B3 डिवाइड बाय 100। तो दिस इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। आपके सामने ये 3 लाख मतलब कि 5 लाख का 12% के हिसाब से 5 साल का 3 लाख में निकल के आ गया। आप जैसे ही प्रिंसिपल चेंज करेंगे, यहाँ पे आपने कर दिया सपोज 8 लाख और यहाँ पे कर दिया आपने 2 ईयर, तो ऑटोमेटिकली ये चेंज होके आ जाएगा। तो इस तरह आप कैलकुलेट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। बट आपको शो करना है किसी को कि अगर आप इतना प्रिंसिपल लेंगे इतने समय के लिए तो इतना आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको सिनेरियो क्रिएट करना है। तो सबसे पहला फिगर क्या था मेरा? सपोज 50,000 वो ले लिया मैंने, और कितना % रेट है? सपोज 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एंड कितने टाइम के लिए? सपोज 3 साल के लिए। ये मेरा फर्स्ट फिगर है।
तो आप सेलेक्ट करेंगे डाटा को, एंड डाटा के अंदर ऑप्शन है बट इफ एनालिसिस के अंदर सिनेरियो मैनेजर, इस पर क्लिक कर देंगे और इस सिनेरियो को ऐड कर देंगे किसी भी नाम से। मैंने दे दिया R1, एनी नाम यू कैन गिवन, आप कोई भी नाम दे सकते हो। ओके कर दो एंड इसको क्लोज कर दो। अब आप सेकंड डाटा क्या ले रहे हैं, सपोज 75,000 एंड कितने समय के लिए, सपोज 4 ईयर के लिए। तो सेलेक्ट करो डाटा को एंड देन व्हाट इफ एनालिसिस में जाकर सिनेरियो मैनेजर एंड ऐड, इसको भी ऐड कर दो R2 के नाम से। पहला R1 था, सेकंड R2। एक डाटा और ले लेते हैं हम, सपोज क्लोज कर दिया। द थर्ड इज द सपोज 90,000 एंड समय है आपका 5 साल। अब रेट तो सेम ही रहेगा, रेट चेंज नहीं होता क्योंकि सेलेक्ट करो डाटा को एंड सिनेरियो में जाओ एंड इसको ऐड करके R3 के नाम से सेव कर दो एंड ओके कर दो। ओके एंड ओके एंड जब सारे ऐड हो जाएं तो समरी पे क्लिक कर देना, पूछेगा रिजल्ट किस पे आ रहा है, आप इस पे क्लिक कर देना या लिख देना B4, क्या लिख देना B4। ओके करते ही आपके सामने समरी आ जाएगी, बता रहा है ये करंट वैल्यूज़ हैं, ये करंट वैल्यूज़ हैं। बता रहा है कि अगर प्रिंसिपल ये होगा, रेट ये होगा, टाइम ये होगा तो इतना ब्याज देना पड़ेगा, अगर प्रिंसिपल ये होगा तो ये देना पड़ेगा, अगर प्रिंसिपल 90 होगा तो ये देना पड़ेगा। तो इस तरह हम यूज़ कर पाते हैं सिनेरियो को। आप इसकी प्रैक्टिस करने के लिए मैंने एक असाइनमेंट दिया हुआ है कि हमारे पास लेंथ है, ब्रेड्थ है, आपको एरिया निकालना है। तो इस पर आप काम कर सकते हैं। जो डाटा है इसको आप ऐड करते रहो सिनेरियो में, लास्ट में पूछेगा रिजल्ट सेल, तो आप इस पर क्लिक कर देना, आपका रिजल्ट शो हो जाएगा एज ए सिनेरियो। इधर क्लियर जी। इसी का एक पार्ट है डाटा टेबल। डाटा टेबल वो क्या होता है, सपोज हमारे पास बहुत सारे प्लॉट हैं, किसी की लेंथ 100 है, किसी की ब्रेड्थ 150 है, किसी की लेंथ 200 है, किसी की ब्रेड्थ 400 है। तो यहाँ पर आप एक टेबल बना दीजिए। कैसे कि आप इस रो में, इस पूरी रो में लिखते जाओ कि लेंथ कितनी है। जैसे सपोज 100 से स्टार्ट है लेंथ, 100, 110 एंड देन 130, 150 एंड 200 ले लिया यहाँ पे हमने एंड 250। इस तरह हमने लेंथ ले ली और इस तरफ आप ले लो विड्थ 100, 120, 130, 140 एंड 150। तो 4 हमारे पास ऑप्शन है। अब मैंने 4, 3, 4, अब 4 लो, 5 लो, आपका कितने ब्रेड्थ है वो आप देख पाएंगे, कितनी लेंथ है, कितने ब्रेड्थ के प्लॉट है आपके पास, वो आपने सारा यहाँ पे फीड कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे। कैसे, आप सेलेक्ट कर लो जितना एरिया है जहाँ पर आपको टेबल बनानी है। ये सेलेक्ट कर लिया मैंने। अभी एक रह गया है, दोबारा कर रहा हूँ। दिस वन एंड गो टू डाटा टेबल। डाटा में जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस में डाटा टेबल पूछेगा आपसे रो इनपुट सेल। अब रो में क्या इनपुट हो रहा है, रो में क्या आ रहा है, लेंथ क्या आ रही है, लेंथ। आप इस पर क्लिक कर देना। रो इनपुट सेल में क्या आएगा, दिस वन, एंड इसमें क्या आएगा, दिस वन। ओके कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ पे टेबल बन के आ जाएगी कि अगर लेंथ आपकी 100 है और 100 ही आपकी विड्थ है तो 10,000 स्क्वायर फीट एरिया है। लेंथ 100 है और 12 विड्थ 120 है तो 12,000 स्क्वायर फीट, 12,000 पे आपका 12,000 स्क्वायर फीट आपकी एरिया निकल के आ गया। तो इस तरह आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। आप असाइनमेंट करना चाहें तो असाइनमेंट बड़ा अच्छा है कि आपको 2 से लेकर 20 तक की टेबल इसी मेथड से बनानी है, वो बना के देखेंगे। द नेक्स्ट ऑप्शन इज चार्ट। चार्ट मीन टू से किसी भी डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना इज कॉल्ड चार्ट। अब आपके सामने ये एक कुछ स्टूडेंट्स का रिजल्ट शो हो रहा है, हमें इसको ग्राफ के द्वारा शो करना है कि अभी नहीं पता लग पा रहा हमें कि किस बच्चे के किस सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क है। अगर मैं इसका भी चार्ट बना दूंगा तो ईजिली पता लग जाएगा कौन सा बच्चा किस सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स ले रहा है। तो चार्ट के लिए आप कहीं भी क्लिक कर दीजिए या आप डाटा सेलेक्ट कर लीजिए जिस डाटा का आपको चार्ट क्रिएट करना है। इसके बाद आप जाएंगे इंसर्ट में, हियर इज द चार्ट ऑप्शन, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस रिकमेंडेड चार्ट एंड हियर इज द ऑल चार्ट। वी हैव लॉट ऑफ टाइप ऑफ चार्ट। हमारे पास बहुत तरह के चार्ट है, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट,
बार, स्ट्रोक चार्ट। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा डाटा है, आप किस डाटा पे चार्ट बनाने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसको चूज़ करेंगे कि आपको कैसा चार्ट चाहिए। अगर हम रिजल्ट की बात करें तो यू कैन टेक कॉलम चार्ट एंड बार चार्ट। अगर हम बात करें कि किसी एरिया में हमें ये शो करना है कितना एरिया खाली, कितना एरिया भरा हुआ है, कितना एरिया पानी है, कितना एरिया फॉरेस्ट है, या इस हार्ड डिस्क पे देखते हो आप कई बार कितना स्पेस खाली है, कितना स्पेस फिल है, तो वी हैव टू यूज़ पाई चार्ट। अगर आप लाइन चार्ट, जैसे कि आप कई बार क्रिकेट मैच देखते हो, उसमें बताते हैं कि दो टीम का स्कोर कंपेयर होता है कि इतने आवर के बाद इस टीम का स्कोर क्या था, इसका क्या था। तो इन दिस केस अगर डाटा उस तरह का है तो हम लाइन चार्ट यूज़ करेंगे। अगर हम शेयर मार्केट में हैं तो हम स्टॉक चार्ट लेंगे। तो इस तरह हमारे पास अलग अलग डाटा के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरी ऑफ चार्ट दिए हुए हैं, तो हम उस चार्ट का पैटर्न चूज़ कर लेंगे। तरीका सभी का सेम रहेगा। अभी हम रिजल्ट के ऊपर चार्ट बना रहे हैं तो वी हैव टू यूज़ कॉलम चार्ट। जैसे ही कॉलम पे क्लिक करेंगे तो हमें ऑप्शन देगा कि आपको क्लस्टर्ड कॉलम लेने हैं या स्टैक्ड कॉलम लेने हैं। तो वी हैव क्लस्टर्ड कॉलम एंड स्टैक्ड कॉलम। स्टैक्ड कॉलम में एक बच्चे के नाम का एक ही कॉलम बनेगा, उसी में डिफरेंट कलर्स होंगे अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और अगर हम बात करें क्लस्टर्ड कॉलम में तो जितने सब्जेक्ट्स होंगे उतने ही कॉलम बन के आ जाएंगे। यहाँ पर भी दो बातें हैं कि आपने जो वर्क किया हुआ है वो कॉलम वाइज किया हुआ है। आई मीन टू से फर्स्ट कॉलम में नेम है, सेकंड कॉलम में हिंदी के मार्क्स हैं, थर्ड कॉलम में इंग्लिश के मार्क्स हैं। अगर आपने काम कॉलम वाइज किया हुआ है तो ये वाला चार्ट यूज़ करेंगे। अगर आपने काम रो वाइज कर रखा है कि पहली रो में सभी के नाम हैं, दूसरी रो में हिंदी के मार्क्स हैं, तो हम चार्ट ये वाला लेंगे। तो डिपेंड अपॉन योर डाटा, आप इनमें से कोई भी चार्ट लेते हैं। अभी हमने काम कॉलम वाइज कर रखा है, दैट्स वाई हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करके इसको ओके करेंगे, ओके करते ही हम ये वाला चार्ट लेंगे स्टैक्ड कॉलम। ओके करते ही देखेंगे यहाँ पे चार्ट बन के आ जाएगा। अब चार्ट बनने के बाद हमें लगता है कि हमें चार्ट का टाइप बदलना है, तो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस चेंज चार्ट टाइप। आपको यही लेना है वापस कॉलम, तो क्लस्टर्ड कॉलम पे क्लिक करके ओके कर देंगे, ये चार्ट बन के आ जाएगा। अब इस चार्ट में आप देख पा रहे हैं कि एक शायद सम की वजह से बाकी सारे कॉलम थोड़े नीचे दिखाई दे रहे हैं, छोटे दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है कि हमें इसमें से सम वाला कॉलम और एवरेज वाला कॉलम नहीं लेना, हमें सिर्फ सब्जेक्ट शो करने हैं। तो आप प्लस पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए फिल्टर पे। फिल्टर पे जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो हटाना है उसको क्लिक करके हटा दीजिए और अप्लाई कर दीजिए। आप जब अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे इसमें आपके सामने यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट्स रह गए हैं, जो टोटल और एवरेज वाले कॉलम्स थे वो हट गए हैं। तो इस तरह आप चाहते हो किसी बच्चे का रिकॉर्ड शो नहीं करना, आपको आर्यन यहाँ पे सेकंड नंबर पे आर्यन आ रहा है, इसका रिकॉर्ड शो नहीं करना, तो आप आर्यन का, या आपको सपोज आंचल का रिकॉर्ड शो नहीं करना तो आप आंचल पे क्लिक करके अप्लाई कर दीजिए, आंचल का रिकॉर्ड यहाँ से हट जाएगा। तो अब आप बता पा रहे हैं, अगर मैं पूछूं आपसे कि हिंदी में सबसे हाईएस्ट नंबर किसके है, तो हिंदी का कॉलम आपको दिखाई दे रहा है ब्लू है, तो इस वक्त चिराग सबसे नंबर टॉप पे है हिंदी के अंदर। तो आप माउस लेके जाएंगे तो वो दिखा भी देगा कि हिंदी में इसके 86 मार्क्स हैं। बट हम चाहते हैं कि हमें माउस ना ले जाना पड़े, वैसे ही शो हो जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन है कि आप यहाँ पे जाएंगे प्लस पे, आपको क्या ऐड करना है, इसको बोलते हैं डाटा लेबल्स। आप डाटा लेबल पे क्लिक कर दो, डाटा लेबल पे क्लिक करते ही सभी बच्चों के मार्क्स भी शो हो जाएंगे। इस तरह आप चाहते हैं कि आपको जो नीचे ये टाइटल आपके सामने ये जो लेबल्स आ रहे हैं, लेबल की पोजीशन चेंज करनी है आपने, तो यहाँ पे एरो बना आ रहा है, क्लिक करेंगे। आपको आउटसाइड लेना है, आपको सेंटर में लेना है, आपको लेबल कहाँ लेने हैं, जो लेबल मार्क्स आ रहे हैं तो आप कहीं भी ले सकते हैं। या फिर आपको जो नीचे आप देख रहे हैं ये आपके सामने लीजेंड आ रहा है, लीजेंड, दिस इज लीजेंड, आपको लीजेंड को चेंज करना है। तो लीजेंड पे जाएँ, लीजेंड कहाँ लेना है आपको, लीजेंड पे क्लिक करें यहाँ पे, एंड लीजेंड पे जाकर आप लीजेंड जैसे हट गया, अभी देख रहे हो आप, क्लिक करा दोबारा से नीचे लीजेंड आ गया। लीजेंड ये आपके कहाँ पर आ रहा है, अब ये आपके राइट में आ रहा है, आपको चेंज करना है, आपको बॉटम पे करना है, तो क्लिक करेंगे बॉटम पे आ जाएगा। लीजेंड मीन टू से जो कीज आ रही हैं कि किस सब्जेक्ट्स का कौन सा कलर है, लेफ्ट पे आ जाएगा। तो अपने अकॉर्डिंग आप इस लीजेंड को भी चेंज कर सकते हैं, ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। हमें लगता है कि चार्ट सपोज इस शीट पे नहीं लेना, हमें नई शीट पे लेना है, तो आप चार्ट को मूव कर सकते हैं, मूव एंड न्यू शीट, एज ए न्यू शीट। उस शीट का नाम जो भी चार्ट 1 चार्ट 2 देना है ओके कर दीजिए, ये मूव वहाँ मूव हो जाएगा। मूव करने के बाद भी आप चार्ट टाइप चेंज कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपको स्टैक्ड कॉलम लेने हैं, ओके कर दीजिए, स्टैक्ड कॉलम आ जाएंगे। तो इट इज़ द ईजी वे टू क्रिएट चार्ट। होपफुली आपको समझ आया। नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट ऑप्शन इज रैप टेक्स्ट, is very
इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट मीन टू से अगर आपको एक ही सेल में मोर देन 1 लाइन में काम करना है तो कैसे पॉसिबल होगा। आपने लिखा यहाँ पे मार्क्स इन फिगर, जो इन फिगर लिखना है वो आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना है, तो आप एंटर मारेंगे तो नेक्स्ट सेल में आ जाएगा। यू नो वेरी वेल, हमें इसी सेल में 2 लाइन में काम करना है, तो यू हैव टू यूज रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पर भी दे रखा है फॉर्मेट सेल के अंदर, बट आप चाहें फॉन्ट के अंदर आप चाहें तो ओल्ट प्लस एंटर कर देंगे। ओल्ट एंटर करते ही ये कर्सर नीचे आ जाएगा, आप लिख देंगे इन फिगर लिखते ही एंटर मारेंगे। अब अगर आपको एक लाइन और लेनी है तो अगेन ओल्ट प्लस एंटर, यू हैव टू क्लिक हेयर एंड अगेन ओल्ट प्लस एंटर। सपोज जो भी लिखना है आपको मार्क्स इन फिगर एंड सपोज RS, एंटर मारते ही यू कैन सी ये आपका 3 लाइन में काम आ गया। दिस इज कॉल्ड रैप टेक्स्ट। द नेक्स्ट ऑप्शन इज कॉल्ड फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल क्या होता है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट सेल, कि आपको फॉर्मेटिंग करना पर्टिकुलर एक सेल में या पर्टिकुलर एक कॉलम में या पर्टिकुलर रो में। तो अगर लगता है कि मुझे इन जो भी ये कॉलम्स बने हुए हैं इन कॉलम्स को थोड़ा सा टाइट करना है, टाइट क्यों करना है, मुझे और बहुत सारे कॉलम लेने हैं, तो हम क्या करते हैं एक कॉलम के यहाँ पर आके एक एरो बनाएगा, इसको क्लिक करके एंड छोटा कर देंगे। इसी तरह हिंदी को भी छोटा कर देंगे, बट इट विल टेक लॉन्ग टाइम और हमें एग्जैक्टली पता नहीं लग पाएगा। अभी जैसे एक कॉलम में नाम है, अब मान लो नेम 200 300 है, अब नीचे कौन सा नाम सबसे बड़ा है वो हमें पता लग नहीं पाएगा। तो हम चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिकली मैक्सिमम कंटेंट के अकॉर्डिंग फिट हो जाए। तो आप सेलेक्ट करेंगे इन सभी कॉलम को एंड यहाँ फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है आप देख रहे हैं कॉलम विड्थ। आप कॉलम विड्थ अपने अकॉर्डिंग भी बढ़ा सकते हो, क्लिक करो। अभी आपको कॉलम विड्थ कितनी करनी है, सपोज 12 करनी है, आप 12 करके ओके कर दीजिए, आप देखेंगे कॉलम विड्थ 12 हो गई है। बट आपको इसको ऑटो फिट करना है कि जो भी मैक्सिमम कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग फिट हो जाए, तो क्लिक ऑन दिस ऑटो फिट। तो इन कॉलम में जो भी मैक्सिमम कंटेंट था उसके अकॉर्डिंग आपके कॉलम कंजस्टेड हो गए हैं। इसके अलावा और इसमें क्या होता है, आप ये तो हम यहाँ से कर रहे हैं फॉर्मेटिंग सेल, एक ऑप्शन ये होता है कि आपको इस जी कॉलम में जो भी लिखना है हम चाहते हैं कि उसके आगे परसेंटेज का सिंबल आ जाए या उसके आगे रुपीज़ का सिंबल आ जाए, तो राइट क्लिक करके आप जाएंगे फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल में जाकर यहाँ पे देखो आपको क्या लेना है। अभी जनरल है, जनरल मतलब ये होता है कि जो भी हम टेक्स्ट वर्क करेंगे वो लेफ्ट में आएगा, जो भी हम न्यूमेरिकल वैल्यू करेंगे वो राइट में आएगा। तो आपको चेंज करना है, आपको मान लो सपोज नंबर में काम करना है और नंबर में भी डेसिमल प्लेसेस हो, तो यू हैव टू यूज़ दिस नंबर। आपको परसेंटेज में लेना है तो क्लिक ऑन दिस परसेंटेज, ओके कर दो। पर डेसिमल लेने हैं या नहीं लेने आप हटा सकते हो, आपको 2 लेने 3 लेने, ओके कर दो। ओके करने के बाद इस कॉलम में जो भी फिगर लिखा जाएगा उसके आगे 0.00 2 पॉइंट डेसिमल भी आ जाएगा और परसेंटेज बना आ जाएगा। तो दिस इज़ कि हमने इस वाले कॉलम का फॉर्मेट चेंज कर दिया। इस कॉलम में ऐसा नहीं होगा बिकॉज हमने सिर्फ उसी कॉलम में उसका फॉर्मेट चेंज कर दिया। राइट क्लिक करके एंड देन फॉर्मेट सेल में जाके वापस जनरल भी कर सकते हैं, हमारा सेम उसी फॉर्मेट में। अब जो भी फिगर लिखोगे इसमें तो आपका जनरल ही रहेगा, ना पॉइंट आएगा ना परसेंटेज लगा आएगा। हम चाहते हैं कि इस कॉलम में जो भी लिखें उसके आगे रुपीज़ बना आ जाए, रुपीज़। तो आप जाएंगे फॉर्मेट सेल में एंड यहाँ जाके ऑप्शन है कि आपको करेंसी देनी है। करेंसी कौन सी देनी है, आपको करेंसी हर कंट्री की करेंसी का यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, सिंबल दिया हुआ है। आपको डॉलर देना है डॉलर चूज़ कर लीजिए, आपको रुपीज़ देना है रुपी चूज़ कर लीजिए। मैंने जैसे R पे क्लिक कर दिया, ओके करने के बाद अब इसमें जो भी अमाउंट लिखा जाएगा हम चाहते हैं कि डेसिमल ना आए, तो आपने जब फॉर्मेट सेल यहाँ दिया डेसिमल 0 कर दीजिए। ओके करने के बाद इस कॉलम में हम जो भी लिखेंगे ऑटोमेटिकली उसके आगे R लिखा आ जाएगा। यू कैन सी हम जो भी अमाउंट लिखेंगे आगे उसके आगे R का सिंबल आ जाएगा, क्योंकि हमने इसका फॉर्मेट चेंज कर दिया। हम चाहते हैं कि इस वाले कॉलम में हम जो भी लिखें वो साइंटिफिक में आ जाए, साइंटिफिक वैल्यू आ जाए उसकी, या टेक्स्ट वैल्यू आ जाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्स्ट वैल्यू मतलब क्या होता है, आपको मालूम है कि हम जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं वो कहाँ जाती है, आपके राइट में जाती है, और टेक्स्ट वैल्यू जो लिखते हैं वो कहाँ आती है, लेफ्ट में आती है। तो हम चाहते हैं कि हम लिखें तो न्यूमेरिकल बट वो वैल्यू राइट में आए, तो इसका फॉर्मेट चेंज कर दीजिए। आप फॉर्मेट में जाओ, यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट कर दीजिए। होगा क्या, अभी इस कॉलम में हम जो भी वैल्यू लिखें चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे अल्फ़ाबेट हो वो आपके लेफ्ट में रहेगी, क्योंकि टेक्स्ट वैल्यू हमेशा लेफ्ट में आती है। तो इस तरह आप फॉर्मेट सेल का यूज़ करके आप काफ़ी सारी चीज़ें हैं आप कर सकते हैं। एक इसमें बड़ा अच्छा ऑप्शन है कस्टम का, जो आने वाले टाइम में मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कस्टम का यूज़ करके कैसे हम इसको कर सकते हैं। जैसा कि सपोज हम चाहते हैं कि इस कॉलम में हम जो भी लिखें, जो भी अमाउंट लिखें, उसके बाद
क्वांटिटी लिखें, जो भी हम क्वांटिटी के आगे केजी लिखा हुआ आ जाए, तो राइट क्लिक करके हम इसको फॉर्मेट सेल में जाकर एंड यहाँ जाके कस्टम में गए एंड 0 पे क्लिक करके आगे स्पेस देके एंड डबल कोट्स के अंदर मैंने लिख दिया केजी या रुपीज़, जो भी चाहते हैं हम। अब ओके करने के बाद क्या होगा, इस कॉलम में हम जो भी क्वांटिटी लिखेंगे 75, एंटर मारते ही ऑटोमेटिकली आप देखेंगे इसके आगे केजी लगा आ जाएगा। तो इस तरह हम अपने कस्टम के थ्रू फॉर्मेटिंग चेंज भी कर सकते हैं किसी भी कॉलम की। इज इट क्लियर? नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट ऑप्शन इज फ्रीज पेन। फ्रीज पेन नाम से पता लग रहा है कि किसी भी कॉलम या रो को आपने फ्रीज करना, फ्रीज जमाना मीन टू से कि हम चाहते हैं कि जैसे मुझे रिमार्क्स देने के लिए हर बार जे कॉलम पे आना पड़ रहा है, जैसा कि लिखा मैंने A+ एंड देन नेक्स्ट बच्चा, फिर एंटर करा एंड अगेन गो टू फर्स्ट कॉलम। तो हर बार फर्स्ट कॉलम को देखने के लिए मुझे मूव करना पड़ रहा है, बिकॉज वो फर्स्ट कॉलम जैसे ही आगे जा रहा हूँ तो A कॉलम हाइड हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि वो A कॉलम हमेशा हमारे सामने रहे, वो हाइड ना होए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जिस भी कॉलम को आपने फ्रीज करना है उससे नेक्स्ट कॉलम पे क्लिक करके एंड व्यू में जाकर आप ऑप्शन यूज़ करेंगे फ्रीज पेन। फ्रीज पेन पे क्लिक करते हैं देखेंगे कि आपका फर्स्ट कॉलम फ्रीज हो गया। आप जितना मर्जी आगे जाएं कॉलम में, जो A कॉलम है वो आपके सामने रहेगा, वो आपका हाइड नहीं होएगा। तो इस तरह कई बार दिक्कत आती है कि हम चाहते हैं कि जैसे सपोज हम नेम लिख रहे हैं, हमने बहुत सारे नाम लिख लिए, हम नीचे आकर यहाँ पर 14 नंबर नेम लिख रहे हैं नीरा, टैब इसके मार्क्स। अब इसके किस सब्जेक्ट के मार्क्स भरने हैं, वो मार्क्स देखने के लिए, सब्जेक्ट देखने के लिए ऊपर जाना पड़ रहा है हमें इंग्लिश, तो इंग्लिश पे जाके फिर हम यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स भरेंगे। इस तरह हमें हर बार नेक्स्ट लेने के लिए फिर ऊपर जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या ज़रूरत है, फर्स्ट रो की, कि फर्स्ट रो हमारे पास रहे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सेकंड रो पे क्लिक करके फर्स्ट रो को फ्रीज कर देंगे। इस रो को फ्रीज करने से पहले हमें कॉलम को अनफ्रीज करना होगा। कॉलम अनफ्रीज हो गया एंड देन सेकंड रो पे क्लिक करके एंड इसको फ्रीज कर देंगे। अब जितना भी नीचे जाएंगे आप देखेंगे जो फर्स्ट रो है वो हमारे पास रहेगी, वो ऊपर हाइड नहीं होएगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है जो स्टूडेंट आस्क करते हैं, पूछते हैं कि क्या पॉसिबल है कि एक ही टाइम में दोनों हो जाएं, क्योंकि कभी हमें राइट जाना पड़ सकता है, कभी हमें डाउन जाना पड़ सकता है। तो ऑफ कोर्स इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल कि आप दोनों को इकट्ठा फ्रीज भी कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि पहले कॉलम को फ्रीज किया, उसको हटाया गया एंड देन उसके बाद रो को फ्रीज करा। लेकिन अगर आप इस सेल पे क्लिक कर देंगे, इस सेल के ऊपर कितनी रोज हैं, एक रो, लेफ्ट में कितने कॉलम हैं, एक कॉलम। तो इस सेल पे क्लिक करने के बाद जब इसको हम फ्रीज करेंगे, आप देखेंगे जब हम राइट में जाएंगे तो रो कॉलम हमारे पास रहेगा, जब हम डाउन आएंगे तो रो हमारे पास रहेगी। तो इस तरह हम एक ही टाइम में कॉलम और रो दोनों को इकट्ठा फ्रीज भी कर सकते हैं। द नेक्स्ट ऑप्शन इज द प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कई बार ऐसा होता है कि आपकी वर्कबुक तो किसी को भी खोलने की परमिशन है, कोई भी खोल रहा है, लेकिन आप पर्टिकुलर शीट में जाते हैं कि कोई काम ना कर सके। कोई शीट एक ऐसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप चाह रहे हैं कि उसमें कोई छेड़खानी ना कर सके, तो उस शीट को आप प्रोटेक्ट कर दीजिए। तो कैसे पॉसिबल होगा, शीट 11 में हम खोल के बैठे हैं, हम चाहते हैं कि शीट 11 में कोई भी चेंजिंग ना कर पाए। जैसे अभी क्या हो रहा है, हम चेंजिंग कर रहे हैं, चेंजिंग हो रहे हैं, तो हम इस शीट को प्रोटेक्ट कर देंगे। प्रोटेक्ट करने के लिए आप रिव्यू मेन्यू में जाएंगे एंड यहाँ पे दिया प्रोटेक्ट शीट। जैसे ही प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे वो आपको कहेगा कि आप पासवर्ड डालें। मैंने 1 2 3 डाला एंड ओके कर दिया, अगेन 1 2 3। अब ओके करने के बाद आप देखेंगे कि ये शीट प्रोटेक्ट हो गई है। अब इस शीट में कोई पर्सन भी राइट डाउन नहीं कर सकता, सिर्फ पढ़ सकता है, लिख नहीं पाएगा। अगर उसको राइट डाउन करना है तो पहले इसको अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। 1 2 3 जो भी पासवर्ड हमने दिया था वो एंटर कर देंगे। नाउ यू कैन डू वर्क, यू कैन एडिट वर्क, यू कैन ऐड न्यू वर्क। बट आपको एक चीज़ देखनी है कि जब मैंने इस शीट को प्रोटेक्ट किया था, 1 2 3 या 1 2 दे रहा हूँ मैं, अब यू कैन चेंज एवरी टाइम इफ़ यू थिंक, तो 1 2 अगेन दे दिया मैंने। अब इस शीट में कोई भी वर्क नहीं कर पा रहा था, बट मीन वाइल आप किसी और शीट पे क्लिक करें तो वहाँ पे देख रहे हैं वहाँ पे काम हो रहा है। तो मतलब जिस शीट को हमने उस वक्त रिसेंटली ओपन किया हुआ था वही शीट क्या हो गई थी, प्रोटेक्ट हो गई थी, सिर्फ उसी शीट में काम नहीं हो पा रहा। लेकिन हम चाहते हैं कि किसी भी शीट पे काम ना हो, तो उसके लिए क्या लगता है आपको, उसके लिए स्टूडेंट सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट वर्कबुक। अभी 1 2 देखे मैं इस शीट को अनप्रोटेक्ट कर रहा हूँ। अब प्रोटेक्ट वर्कबुक का क्या यूज़ है, प्रोटेक्ट वर्कबुक का क्या यूज़ है। प्रोटेक्ट वर्कबुक से लोग सोचते हैं, स्टूडेंट सोचते हैं कि इससे क्या होगा, किसी भी शीट में काम नहीं हो पाएगा।
बट अगर मैं प्रोटेक्ट वर्कबुक कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं 111 दे रहा हूँ, ओके, एंड अगेन 111। आप देख पा रहे हैं कि किसी भी शीट में हम काम कर पा रहे हैं, और स्टूडेंट सोचते हैं कि शायद काम तो हो रहा है बट शायद सेव नहीं होगा, बट आपको दिखा देता हूँ कि सेव भी हो जाएगा। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ प्रोटेक्ट करने का, प्रोटेक्ट वर्कबुक का। तो अभी इसको हम वापस अनप्रोटेक्ट कर रहे हैं, पासवर्ड था शायद 11, इसको अनप्रोटेक्ट कर रहे हैं, अनप्रोटेक्ट में जाकर एंड दोबारा से पासवर्ड देके इसको अनप्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये पासवर्ड जो भी है करेक्ट डालना है आपको, 111, तो 111 डाला पासवर्ड एंड अनप्रोटेक्ट हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका फ़ायदा क्या है। आप एक बार दोबारा से आते हैं हम शीट नंबर 11 पे, जिसको हमने प्रोटेक्ट किया था, प्रोटेक्ट शीट 12 एंड एंटर 12। अब हमने इसको प्रोटेक्ट किया, क्यों किया कि इस शीट में कोई काम ना कर सके, एडिट ना कर सके। बट जिस पर्सन ने एडिट, जो पर्सन एडिट नहीं कर पाया, वो क्या करता है, इस राइट क्लिक करके इस शीट पे इस पूरी शीट को डिलीट कर देता है। तो अब ये शीट परमानेंट डिलीट हो गई है। हम तो चाहते थे काम ना हो, लेकिन पूरी शीट ही गायब हो गई। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि नोबडी कैन डिलीट आवर शीट एंड नोबडी कैन इंसर्ट न्यू वर्कशीट, आप क्या करेंगे, प्रोटेक्ट वर्कबुक। अगर आपने अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट किया हुआ है तो माय डियर आप देखेंगे नोबडी कैन डिलीट आवर शीट, देयर इज नो ऑप्शन ऑफ डिलीट, हाइड हो रहा है, एंड नोबडी इंसर्ट न्यू वर्कशीट। तो अपनी वर्कबुक तो प्रोटेक्ट करें ही करें, और चाहते हैं कि पर्टिकुलर किसी शीट में काम ना हो तो अपनी उस शीट को भी आप प्रोटेक्ट कर लीजिएगा। और चाहते हैं कि हमारी फाइल ओपन ही ना हो, खुलने से पहले पासवर्ड मांगे, तुम्हें बता रखा है मैंने पहले ही, फाइल में जाएंगे सेव एज, एंड यहाँ पर भी सेव करना है, एंड यहाँ टूल में जाकर गो टू द जर्नल ऑप्शन एंड हेयर इज द पासवर्ड टू ओपन। अगर आप यहाँ पासवर्ड देते हैं तो क्या होगा, आपने MS वर्ड में भी कर रखा है 12 ओके एंड 12, अब कोई पासवर्ड देते हैं एंड सेव कर देते हैं, यस कर देते हैं। आप देखेंगे इस फाइल को मैं क्लोज कर रहा हूँ, इस फाइल को क्लोज कर रहा हूँ, एंड दोबारा से जब मैं एक्सेल खोलता हूँ, सपोज दोबारा से जब मैं एक्सेल खोलता हूँ, आप देखेंगे उस फाइल को जब दोबारा खोलेंगे, ओपन करेंगे, इस LBSC वाली फाइल को ओपन करने से पहले क्या मांगा जाएगा, पासवर्ड। तो जब तक आप पासवर्ड नहीं देंगे तो आपकी फाइल ओपन नहीं होएगी। इज दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज द मैक्रो। मैक्रो के ऊपर मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो बताऊंगा, बहुत बड़ी वीडियो मैक्रो के ऊपर है, जो आपको मैं यूजिंग इनवॉइसेस बताऊंगा। बट अभी आपको मैक्रो का शॉर्ट में बता रहा हूँ कि मैक्रो का यूज़ क्या होता है। कोई भी ऐसा डाटा जो हमें बार बार चाहिए हो, कोई भी ऐसी कमांड, कोई भी ऐसा फॉर्मूला जो बार बार लगाना हो, आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। आप क्या करें, व्यू में जाके मैक्रो एंड रिकॉर्ड मैक्रो, मैंने कोई भी नाम दे दिया, सपोज T1 एनी नेम एंड ओके। अब यहाँ पे मुझे बार बार यहाँ पे सपोज मैंने ऑलरेडी एग्जिट कह रहा है वो, मैंने दे दिया सपोज G1 एंड ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद B नाम से मैक्रो दे दिया मैंने। अब इसमें मैंने लिखा नेम टैब हिंदी, टैब इंग्लिश, टैब मैथ। ये मुझे बार बार लिखना होता है, ऊपर सब्जेक्ट्स के नेम एंड टोटल एंड एवरेज। एंड इसको मैंने मैक्रो में जाकर स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दी। अब आज के बाद किसी भी शीट में अगर आपको इसी हेडिंग की जरूरत है, नई शीट ले रहा हूं मैं, आपको यहाँ पे वही ऊपर आपको सब्जेक्ट एंड नेम एंड हेडिंग लेनी है, तो आपको दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं है। आप व्यू में जाएं एंड व्यू मैक्रो में बहुत सारे मैक्रो होंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे रन, आप देखेंगे वो जो आपने लिखा था वो यहाँ पर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो मैक्रो होता है किसी भी, इसी तरह आप किसी फार्मूले को भी रिकॉर्ड कर सकते हो, और जब भी आपको दोबारा उसी फार्मूले को लगाना है तो आप उस मैक्रो को रन कर देना, वो फार्मूला वहाँ पे आ जाएगा। द नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट मीन टू से कि आप सपोज कोई डाटा है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने इस डाटा को कॉपी करा Ctrl+C एंड कहीं भी जाकर इसको पेस्ट कर दिया एनीवेयर। अब इस डाटा को मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। मैं चाहता हूँ कि इसमें से जो डुप्लीकेट, सपोज किसी के यहाँ पे स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, अपना फ़ोन नंबर देते हैं, एक सपोज एक ही घर से 2 स्टूडेंट आ रहे हैं तो उनका सेम फ़ोन नंबर है, तो हमें मैसेज जो देना है वो एक ही फ़ोन पे देना है, लेकिन नंबर 2 आ रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि दोबारा मैसेज ना जाए, तो हम डुप्लीकेट रिमूव कर दें। तो आप सेलेक्ट करके आप क्या करेंगे,
फॉर्मूला में जाएंगे, यहाँ ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट्स, यू कैन सी हेयर। आपको क्या करना है उसके लिए, डाटा में जाकर आप इसके लिए आपको क्या करना है, डाटा में जाकर रिमूव डुप्लीकेट। आपको दिखा रहा है कि कॉलम ई ओके कर दो, इसमें 2 डुप्लीकेट वैल्यू हैं, 6 यूनिक वैल्यू। ओके करते ही जो डुप्लीकेट वैल्यू थी वो रिमूव हो गई है। द नेक्स्ट ऑप्शन इज द वेरी इंपॉर्टेंट विच इज ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस क्या होता है कि सपोज हम कुछ समय के लिए अपनी इस वर्कबुक को, इस शीट को ओपन छोड़ के जा रहे हैं और चाहते हैं कि कोई भी इसमें काम करे तो पता लग जाए कि इसमें क्या चेंजिंग हुई है। तो आप क्या करें, आप ट्रैक चेंजेस को ऑन कर दीजिए। अगर ट्रैक चेंजेस आपने ऑन कर रखा है, डाटा के अंदर ऑप्शन है ट्रैक चेंजेस, अगर ये आपने ऑन कर दिया और इसके बाद जो भी इसमें काम करेगा तो हमें ईजिली पता लग जाएगा कि इसके अंदर क्या काम हुआ है। द नेक्स्ट ऑप्शन इज द ट्रैक चेंजेस। आप क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि जब भी इसके अंदर कोई भी चेंजिंग हो वो शो हो जाए कि इसमें चेंजिंग हुई है, तो उस केस में आप रिव्यू में जाकर ट्रैक चेंज पे क्लिक कर लेना, हाईलाइट चेंजेस, एंड इसको ओके करते ही, इसको ओके कर दीजिए। ट्रैक चेंजेस को ओके करते ही आप इस यस कर दीजिए। आप इस शीट में जो भी चेंजिंग करेंगे वो आपका शो कर देगा, ब्लू रंग का सिंबल आ जाएगा ऊपर, दिस वन। अब आप जब इसको माउस लेके जाएंगे तो ये शो हो जाएगा कि यहाँ पर ये चेंजिंग्स थी आपका, अब 76 है, पहले 34 था, यहाँ पर आपका 25। तो हम चाहते हैं कि इन चेंजेस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। उस केस में आप क्या करेंगे, एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस में जाकर ओके, एंड हेयर इज द ऑप्शन। ओके करने के बाद एक्सेप्ट ऑल या रिजेक्ट ऑल। अगर आपको चेंजिंग नहीं रखनी तो रिजेक्ट ऑल कर देना, एंड रिजेक्ट ऑल करने के बाद यहाँ पर आपको ये ऑप्शन ऑफ भी करना है ताकि अब दोबारा चेंजिंग वो दिखाए ना। द नेक्स्ट ऑप्शन इज फंक्शन। फंक्शन इज कॉल्ड रेडीमेड फॉर्मूला। इट मीन्स बहुत सारे फॉर्मूलाज आपके रेडीमेड इसके अंदर हैं। आप जाएंगे फॉर्मूला, एंड हर टॉपिक से रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं। अगर आप मैथ ट्रिग्नोमेट्री में एक वर्क करते हैं तो मैथ ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस हैं। अगर आप फाइनेंस का काम करते हैं तो फाइनेंशियल के फंक्शन हैं। अगर आप कोई लॉजिकल फंक्शन लगाना चाहते हैं, लॉजिकल फंक्शंस हैं। हर फंक्शन के लिए हमें डाटा चाहिए और हम उस डाटा के ऊपर अपना जो फंक्शन चाहें वो अप्लाई कर सकते हैं। आई मीन टू से, सपोज आपको फाइनेंस में काम करते हैं और आपको डीडीबी निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए डीडीबी है क्या। डीडीबी मीन टू से डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट। तो उसके लिए हमें कॉस्ट चाहिए, सैलवेज चाहिए, लाइफ चाहिए, पीरियड चाहिए, फैक्टर चाहिए। जिस पर्सन को ये चीज़ें पता है और उसके पास ये डाटा है तो वो उसके ऊपर डीडीबी अप्लाई कर पाएगा। तो इसलिए लाखों हजारों फंक्शंस हैं, बट हमारे पास उससे रिलेटेड अगर डाटा है तो हम फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। हम सिंपल वे में समझेंगे कि फंक्शन अप्लाई करते कैसे हैं। सपोज आपको सम निकालना है, वैसे तो सम का फॉर्मूला आपको आता है, बट यूजिंग फंक्शन हम कैसे सम निकाल पाएंगे। तो सम का फंक्शन कहाँ मिलेगा, सम इज़ द पार्ट ऑफ मैथ। आप मैथ में जाएंगे, यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली फंक्शंस दिए हुए हैं, आप सर्च करेंगे यहाँ पे सम फंक्शन मिल जाएगा। या जो मोस्ट रिसेंटली यूज फंक्शंस हैं वो आपको इस रिसेंटली यूज वाले फोल्डर में मिल जाएंगे। आप यहाँ पे सम पे क्लिक कर लीजिए। सम पूछेगा आपसे नंबर, किस नंबर का सम निकालना है, तो इसको लॉक लगाएं एंड सेलेक्ट दीज नंबर्स एंड लॉक को खोल दें। आप देखेंगे जिस जगह क्लिक था वहाँ सम आ जाएगा। सपोज आपको इन 4 नंबर्स का, इन 2 नंबर का, 3 नंबर का, इन 4 का और इन 2 का सम निकालना है। जहाँ निकालना है वहाँ क्लिक कर दीजिए एंड गो टू सम फंक्शन। यहाँ पूछ रहा है नंबर 1, इसको लॉक लगाइए। वो जो 4 नंबर थे उनको सेलेक्ट कर लीजिए, लॉक को खोल दीजिए। अगेन यहाँ पे लॉक लगाएंगे, अगेन 3 नंबर वो सेलेक्ट कर लिया हमने एंड लॉक को खोला। अगेन नंबर 3 पे गए एंड ये 4 नंबर ये वाले थे, इसको भी हमने ऐड कर दिया। नंबर 4 पे गए, ये 2 नंबर ये वाले थे, हमने इसको भी ऐड कर दिया। ओके जब करेंगे तो उन सभी नंबर्स का यहाँ पे सम होके आ जाएगा। इज दैट क्लियर। तो इस तरह हम फंक्शन के माध्यम से सम निकालना हमारा ईजी हो जाता है। हमें जो सैलडस लिखने होते हैं वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह आपको एवरेज निकालनी है तो सेम थिंग इज देयर, गो टू एवरेज। पूछेगा आपसे नंबर, इसको लॉक लगाओ एंड सेलेक्ट करो। ओके करते ही यहाँ पे लॉक खोलो, ओके करते ही यहाँ पे एवरेज आ जाएगी। आपको ग्रेड निकालनी है, ग्रेड कि जिन बच्चों के मार्क्स 60% से अबोव हैं दे आर गुड, रेस्ट आर पुअर। तो इज इक्वल टू इफ़ कंडीशन लगाते हैं तो यहाँ पर इफ़ फंक्शन भी है, यूज़ इफ़ फंक्शन। इफ़ पे क्लिक करा, लॉजिकल टेस्ट,
इसको लॉक लगाइए, ये लिखो। अब टेस्ट क्या है हमारा, हम चेक कर रहे हैं एवरेज को, तो हम चेक कर रहे हैं H2 ग्रेटर देन 60 है या नहीं है। अगर H2 ग्रेटर देन 60 है, ट्रू हो जाए तो क्या आएगा, हम पहले इफ कर चुके हैं, द सेम थिंग इज देयर, गुड। और अगर नहीं है तो क्या आएगा, पुअर। एंड ओके करते ही आप देखेंगे यहाँ पे पुअर लिखा आ जाएगा, और जैसे ही ड्रैग करेंगे जिनके मार्क्स 60 से अबव होंगे उनका गुड लिखा आ जाएगा। तो आपको मैक्सिमम नंबर निकालना है कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं और कितने हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड सेलेक्ट करेंगे, इसमें मैक्स पे जाएंगे एंड सेलेक्ट नंबर मांग रहा है वो, लॉक लगाया, इसको नंबर को सेट कर लिया एंड लॉक को खोला, ओके करते ही यहाँ पे जो मैक्सिमम मार्क्स है वो आ जाएंगे। मिनिमम निकालने हैं, मिनिमम निकाल लीजिए। आपको फैक्टोरियल निकालना है, फैक्टोरियल यू नो वेरी वेल। अगर किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है तो एक एक लेस करके हम उनका मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5 का फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे हम, 5 × 4 × 3 × 2 × अप टू 1, हम उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो फैक्टोरियल के लिए भी आप यहाँ जाएंगे, यहाँ लिखा फैक्टोरियल, अगर यहाँ पे नहीं मिल रहा तो ऑब्वियसली ये किसका पार्ट है, ये मैथ का। मैथ में जाएंगे, यहाँ देखेंगे आप फैक्ट के नाम से फंक्शन होगा, क्लिक करेंगे, इसको यहाँ पे नंबर लिखेंगे 5 लिखते ही ओके करते ही यू कैन सी फैक्टोरियल आ जाएगा। 5 × 4 20, 20 × 3 60, 60 × 2 120 एंड 120 × 1 120। तो इस तरह आप किसी भी फंक्शन को अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास वो डाटा अवेलेबल है। इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट ऑप्शन ऑडिटिंग। द नेक्स्ट ऑप्शन इज द ऑडिटिंग। ऑडिटिंग क्या है? ये एक फॉर्मूला है, हमें इस फॉर्मूला के रेफरेंस सेल देखने हैं। ऑडिटिंग में 2 बातें हैं कि ट्रेस करना, क्या ट्रेस करना, ट्रेस प्रेसिडेंट एंड ट्रेस डिपेंडेंट, कि इस फॉर्मूला सेल के कौन कौन से रेफरेंस सेल हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेस प्रेसिडेंट, वो दिखा देगा। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर भी एक याद होगा एक फॉर्मूला लगाया था, मैंने शायद सम किया था या वो कहाँ गया, मैंने डिलीट कर दिया। मैंने जैसे यहाँ पर लिखा था, फार्मूला लगाया था मैंने, कैसे लगाया था, इसमें जाकर रिसेंटली यूज़ में सम में जाकर मैंने सेलेक्ट किए थे नंबर। फर्स्ट नंबर ये 4 थे एंड देन इसको लॉक लगाया था, फिर नंबर 2 पे जाके ये 2 नंबर लिए मैंने, सपोज इसको लॉक लगाया, फिर मैंने नंबर 3 में जाकर ये 2 नंबर ले लिए, 3 नंबर, ओके करके यहाँ पे सम होके आ गया। अब देखना है कि इसके रेफरेंस सेल कौन कौन से हैं, तो ट्रेस प्रेसिडेंट वो दिखा देगा कि ये 4 सेल, ये 4 सेल एंड ये 2 सेल, ये इसके रेफरेंस सेल हैं। तो दिस इज कॉल्ड ट्रेस प्रेसिडेंट। एक होता है ट्रेस डिपेंडेंट, कि इस सेल के ऊपर कौन कौन सा फॉर्मूला डिपेंड है, दैट इज कॉल्ड ट्रेस डिपेंडेंट। अब बता रहा है कि इसके ऊपर एक सम डिपेंड है, एक एवरेज डिपेंड है एंड एक ये मैक्सिमम नंबर भी डिपेंड है। बिकॉज अगर हम इसमें चेंज करते हैं तो 3 जगह इफेक्ट पड़ेगा डायरेक्टली, दिस वन चेंज होगा, दिस वन चेंज होगा एंड दिस वन, तो 3 फॉर्मूलाज में इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, इफेक्टिव होंगे। दैट मीन्स वो फॉर्मूलाज इस सेल के ऊपर डिपेंड है, दैट इज कॉल्ड ट्रेस डिपेंडेंट। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव ऑल एरो। आप समझें कि अब ट्रेस प्रेसिडेंट किस पे लगेगा, ट्रेस प्रेसिडेंट हमेशा फॉर्मूला सेल पे लगेगा। अगर ट्रेस प्रेसिडेंट आप सिंपल सेल पे लगाते हैं तो वो कह देगा कि दिस सेल हैज़ नो फॉर्मूला, देयर इज नो रेफरेंस सेल, दैट्स वाई ट्रेस प्रेसिडेंट हमेशा फॉर्मूला सेल पे लगाना है। और ट्रेस डिपेंडेंट किस पे लगेगा? अब माइंड में आ रहा होगा कि डाटा सेल पे, नो, ट्रेस डिपेंडेंट एक डाटा सेल पे भी हो सकता है और एक फॉर्मूला सेल पे हो सकता है। अगर सपोज अगर मैंने इसके ऊपर ये कंडीशन लगाई कि जिनके मार्क्स 60 से अबोव हैं वो गुड है, तो वो मैंने किसके ऊपर लगाया, एवरेज के बेस पे ये गुड पुअर निकाला, तो ये ऑलरेडी एक फॉर्मूला है, इसका ट्रेस डिपेंडेंट दिखाएंगे तो ये गुड पुअर इसके ऊपर डिपेंड है। तो डिपेंडेंट एक सिंपल डाटा सेल पे भी हो सकता है, डिपेंडेंट एक फॉर्मूला सेल पे भी हो सकता है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कमिंग वीडियो, अब इसके बाद में कुछ एडवांस ऑप्शंस एक्सेल के उसके ऊपर टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा तो वो उसका आपको नोटिफिकेशन पहले से मिलता रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द कंसोलिडेट। कंसोलिडेट आप नाम से समझ पा रहे हैं कि डाटा को कंसोलिडेट इकट्ठा करना। सपोज इस शीट पर सेमेस्टर 1 शीट पर बच्चों के सेमेस्टर 1 के मार्क्स हैं एंड सेमेस्टर 2 में सेमेस्टर 2 उन्हीं बच्चों के सेमेस्टर 2 के मार्क्स हैं। हमें क्या करना है, एक शीट 13 पर इन दोनों सेमेस्टर के मार्क्स का सम करना है, या हमें मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं जो दोनों सेमेस्टर मैक्सिमम मार्क्स बच्चे ने लिए वही फाइनल रिजल्ट है, या सपोज हमें एवरेज निकालनी है, या सपोज एक शीट पे क्या है आइटम्स के रेट पड़े हैं, एक शीट पे आइटम के रेट्स हैं,
दूसरी शीट पे उस आइटम की क्वांटिटी है, हमें उनका प्रोडक्ट निकालना है। आई मीन टू से आपको कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करना है बट डाटा कहाँ है, एक शीट पे ना होते हुए अलग अलग शीट पे है। इन दिस केस यू हैव टू यूज़ कंसोलिडेट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वहाँ क्लिक कर लीजिए जहाँ पर आपको उनको कंसोलिडेट करके लाना है। क्लिक करा एंड डाटा में जाएंगे, यहाँ लिखा है कंसोलिडेट। जैसे ही क्लिक करेंगे कंसोलिडेट पे, वो पूछेगा कि कौन सा फंक्शन लगाना है। जैसा कि हम पहले बोल चुके हैं कि आपको सम करना है, आपको मैक्सिमम निकालना है, प्रोडक्ट करना है, मिनिमम करना है, ये मोस्ट कॉमनली यूज फंक्शंस हैं। तो सम पे क्लिक करा, हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्चुअली में पहले कोई फॉर्मूला लगाया दैट्स शो कर रहा है, अदरवाइज यहाँ कुछ शो नहीं करेगा। आप सम पे क्लिक करेंगे, इस रेफरेंस में जाके इसको लॉक लगाएंगे एंड सेमेस्टर 1 में जाकर आप इन पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे। एंड सपोज हमें सिर्फ नंबर लेने हैं तो सेलेक्ट ओनली नंबर्स, आपको इसमें टोटल नहीं लेना, एंड देन इसको ऐड कर देंगे एंड दोबारा लॉक लगाएंगे। अब सेमेस्टर 2 पे जाएंगे, सेलेक्ट दिस नंबर एंड इसको भी ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जैसे ही ओके करेंगे, अब ये बताएं कि आपको क्या टॉप रो और टॉप कॉलम भी लेना है, लेफ्ट कॉलम भी एज ए लेना है, हेडिंग लेना है, ओके कर दीजिए। आप देखेंगे यहाँ पे सॉरी नेम नहीं आया, बट आप देख रहे हैं उन सभी बच्चों के मार्क्स का सम होके आ गया। सेमेस्टर 1 में आंचल के मार्क्स 65 हैं एंड सेमेस्टर 2 में 58 है। अगर हम इनको सम करते हैं तो 123 यहाँ पर आ गया। सेम आर्यन के देखेंगे हम 32 हैं एंड हेयर इज़ द 69, तो आंसर इज़ द 101। तो इस तरह हम डाटा को कंसोलिडेट कर पाएंगे। बट क्वेश्चन ये है कि क्या अब मैं सेमेस्टर 1 में कुछ चेंजिंग करता हूँ, 65 की जगह मैंने सपोज 75 कर दिया, तो क्या वहाँ रिजल्ट में चेंज होगा? ऑफ कोर्स नहीं होगा। बट हम चाहते हैं कि ऐसा हो कि जब भी हम वहाँ पे कंसोलिडेट करके आएँ और डाटा मेन सोर्स में चेंज करें तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट में चेंज हो जाए। उस केस में क्या करेंगे आप, जब डाटा में जाके आपने कंसोलिडेट किया था उस वक्त यहाँ पे एक ऑप्शन देखो, रेफरेंस तो ऑलरेडी ऐड हुए हुए हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है क्लिक लिंक टू द सोर्स डाटा। अगर इसको आप ओके कर देते हैं तो क्या होगा, अब जैसे ही हम अभी 133 आ रहा है या जैसे आर्यन का 101 आ रहा है, मैंने सेमेस्टर 2 में आर्यन के नंबर 75 कर दिए, 75 करते आप देखेंगे रिजल्ट में 101 की जगह 107 शो हो गया। तो इस तरह हम चाहते हैं कि जब भी सोर्स में चेंज हो ऑटोमेटिकली जो कंसोलिडेट डाटा है उसमें अपने आप चेंज हो जाए, तो आप लिंक पे क्लिक कर देना। द सेम एक एग्जांपल हो लेते हैं, देख रहे हैं आप आइटम्स के रेट दिए हुए हैं, आइटम्स के रेट और यहाँ पे उनकी आइटम्स की क्वांटिटी दी गई है। हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पर इनका अमाउंट निकालना है, टोटल निकालना, तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लिक करा, डाटा में गए कंसोलिडेट, यहाँ पे हम फंक्शन कौन सा पहले सम लिया था, अब क्या लेंगे हम प्रोडक्ट फंक्शन। प्रोडक्ट में जाकर हम इसको लॉक लगाएंगे और जहाँ पर आइटम्स के रेट पड़े हैं रेट को कॉपी करके सेलेक्ट करके एंड इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। अगेन लॉक लगाएंगे एंड यहाँ पे जाके उनकी क्वांटिटी को सेलेक्ट करेंगे और इसको भी यहाँ पे ऐड कर देंगे, ऐड ओके करते देखेंगे वहाँ मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। तो दिस इज़ द कंसोलिडेट कि अगर आपको कोई फॉर्मूला लगाना है किसी भी डाटा के ऊपर लेकिन डाटा अलग अलग शीट पे है, इन दिस केस यू हैव टू यूज़ कंसोलिडेट। प्लीज़ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कमिंग वीडियो, अब इसके बाद में कुछ एडवांस ऑप्शंस एक्सेल के उसके ऊपर टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा तो वो उसका आपको नोटिफिकेशन पहले से मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।